हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम जो कि होगा ये उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में दिया गया है वीपीओ मेंस के पेपर के सिलेबस में कि उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में जो ग्रामीण विकास योजनाएं हैं और कार्यक्रम हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आएगा। तो हम उसी को देखने वाले हैं। इसमें केंद्र का भी होगा और राज्य के भी होंगे, तो दोनों को हम मिला के इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके सभी चैप्टर हो चुका है, ये लास्ट इस वीडियो का था। इसके बाद इसमें अगर हम बात करेंगे तो लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन हैं इसी बुक में। तो उन सभी क्वेश्चन को ग्रामीण विकास का हम एक साथ एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चैनल से जुड़े रहिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। जब वो अपलोड होगा तो आपको जो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो पहला अगर हम देखेंगे तो ये भी सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ठीक है, RGSA। तो इसके बारे में जानेंगे कि ये कब शुरुआत हुआ और इसका कौन सा मंत्रालय जो है के तहत ये कार्य करता है। इसमें अगर हम बात करें तो वित्तीय बजट कितना था, ठीक है, वित्त पोषण कितना हुआ इसमें, तो सभी चीज़ें इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, पहले तो इसी को देख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में। इसके बाद हम विस्तृत से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के बारे में जानेंगे। तो इसकी शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल 2018 से। ठीक है, 24 अप्रैल 2018 से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को शुरुआत किया गया था। और जो है इसका कार्यान्वयन जो होता है वो पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। आप लोगों को कमेंट में करके बताना कि इसमें पंचायत राज मंत्री कौन है। ठीक है, और ये भारत सरकार द्वारा जो केंद्र प्रायोजित योजना है, इसकी शुरुआत कहाँ से किया गया था तो मध्य प्रदेश राज्य के मंडला जिले से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को हाल ही में 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2026 तक आगे कार्यान्वित करने की मंजूरी भी दे दी गई है। इसके तहत अगर हम बात करें तो 2.78 लाख जो है ग्रामीण स्थानीय निकायों को सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने में जो है मदद मिलेगी। और इस योजना का 2025 से 2026 तक कुल वित्तीय जो व्यय होगा वो 5,911 करोड़ रुपए होने वाला है। तो ये डाटा याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब इसमें अगर केंद्र के हिस्से की बात करेंगे तो 3700 करोड़ रुपए यानी 3700 करोड़ रुपए है केंद्र का हिस्सा। और राज्यों के हिस्से में जो है 2211 करोड़ रुपए इसमें होगा, 5911 टोटल हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, और वित्त पोषण की बात करेंगे तो केंद्र और राज्य के लिए 60 अनुपात 40, केंद्र के लिए 60 और राज्य के लिए 40 का ये जो है अनुपात में रेशियो में जो है इसमें समान राज्यों के लिए ये वित्त पोषण होगा। और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए इसमें केंद्र और राज्य का अनुपात जो है वो 90 अनुपात 10 का होगा। और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% जो है केंद्र सरकार वहन करेगी। तो ये इसका हो गया निचोड़। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान क्या है। तो देखिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की अगर हम बात करेंगे तो स्टार्टिंग ये किया गया था, प्रारंभ हुआ था 24 अप्रैल 2018 को। और उस दिन कौन सा दिवस था तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस था। तो उसी राष्ट्रीय पंचायत दिवस को कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को हर वर्ष मनाते हैं। तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था, जो कि ये पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की एक छत्र योजना है। यह पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में जो है पंचायत राज प्रणाली को विकसित और मजबूत करने के लिए प्रस्तावित जो है ये एक अनूठी योजना है। इसके क्या क्या उद्देश्य हैं इस योजना के, तो पहला उद्देश्य इसका आता है सतत विकास लक्ष्यों को यानी SDG को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थानों की शासन क्षमताओं का विकास करना। दूसरा इसके मुख्य उद्देश्य आता है राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों के समाधान के लिए उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग और अन्य योजनाओं के साथ जो है तालमेल पर ध्यान केंद्रित करते हुए समावेशी स्थानीय शासन के लिए जो है पंचायतों की क्षमताओं को बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है राजस्व के अपने स्रोत जुटाने के लिए पंचायतों की क्षमताओं को बढ़ाना। चौथा उद्देश्य इसके अंतर्गत आता है पंचायती राज प्रणाली के भीतर पंचायत प्रणाली के भीतर लोगों की भागीदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के बुनियादी मंच के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए ग्राम सभाओं को मजबूत करना। पांचवा इसके उद्देश्य आता है संविधान और पेशा अधिनियम जो कि 1996 में आया था, उसके अनुसार पंचायतों को शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण को बढ़ावा देना। छठवीं इसकी उद्देश्य है PRI के लिए क्षमता निर्माण और सहायता प्रदान करने के लिए जो है उत्कृष्ट संस्थानों का एक नेटवर्क विकसित करना आदि जो है इसके लक्ष्य हैं।
इसके अन्य उद्देश्यों में अगर देखेंगे तो विभिन्न स्तरों पर पीआरआई की क्षमता बढ़ाने के लिए संस्थानों को मजबूत करना और उन्हें बुनियादी ढांचे, सुविधाएं और मानव संसाधन और परिणाम आधारित प्रशिक्षण में जो है पर्याप्त गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करने में सक्षम बनाना। इसका उद्देश्य, अन्य उद्देश्य आता है, आठवां उद्देश्य जो है प्रशासनिक दक्षता और बेहतर सेवा वितरण के लिए पंचायतों में सुशासन को सक्षम करने के लिए ई गवर्नेंस और अन्य प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों को बढ़ावा देना जो है इसके उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो ये सभी उद्देश्य के तहत जो है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत किया गया था। वित्तीय प्रभाव क्या क्या होंगी, तो इस योजना का 2025-2026 तक कुल वित्तीय परिव्यय जो होने वाला है 5,911 करोड़ रुपए होगा, जिसमें केंद्र का हिस्सा 3,700 करोड़ रुपए और राज्यों का हिस्सा 2,211 करोड़ रुपए है। ठीक है, फिर इसी के अंतर्गत रोजगार सृजन क्षमता सहित कुछ प्रमुख प्रभाव हैं। तो RGSA यानी कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इसके तहत की स्वीकृत योजना देश भर में पारंपरिक निकायों सहित 2.78 लाख से अधिक ग्रामीण स्थानीय निकायों को उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने के साथ समावेशी स्थानीय शासन के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को जो है लेकर काम करने के लिए शासन संबंधी क्षमता विकसित करने में मदद करेगी। ठीक है, इसमें लैंगिक समानता के साथ साथ प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री सहित क्षमता निर्माण के सभी क्रियाकलापों को इसके डिजाइन में जो है शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय महत्व के विषयों अर्थात पहला अगर उसमें देखा जाए तो गरीबी मुक्त और आजीविका के संसाधनों में वृद्धि करने वाले जो गांव होंगे, दूसरा है स्वस्थ गांव, तीसरा है बच्चों के अनुकूल गांव, चौथा है जल की पर्याप्त मात्रा वाले गांव, पांचवा है स्वच्छ और हरित गांव, छठवां है गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सातवां है सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, आठवां है सुशासन वाला गांव और नवीं है गांव में महिला पुरुष समानता आधारित विकास को मुख्य रूप से प्राथमिकता इसमें दिया जाएगा। तो ये 9 जो पॉइंट हैं जिनके तहत जो है इसमें हम क्या करेंगे, इसके मुख्य रूप से इस पर जो है प्राथमिकता दिया जाएगा, ये याद रखिएगा इसके तहत। ठीक है, ये प्रमुख प्रभाव होंगे। लाभार्थी कौन कौन होंगे, तो देखिए देश भर में पारंपरिक निकायों सहित ग्रामीण स्थानीय निकायों के लगभग 60 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि, पदाधिकारी और अन्य हितधारक योजना के प्रत्यक्ष जो है लाभार्थी होंगे। ठीक है, इसके बाद वित्तीय विवरण क्या चीजें हैं तो उसको देखते हैं। तो देखिए संशोधित जो RGSA में है जो है केंद्र और राज्य के घटक जो शामिल होंगे, और इसमें अगर हम बात करें तो सामान्य राज्य केंद्र और सामान्य राज्यों के बीच जो है क्रमशः 60:40 के अनुपात होगा। और अगर इसमें हम पूर्वोत्तर पर्वतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर इसके अंतर्गत नहीं शामिल है। और अगर केंद्र और राज्य के हिस्सा की बात करेंगे जहाँ पर पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्य अगर शामिल होते हैं तो वहाँ पे 90:10 के रेशियो में जाएगा। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तब यहाँ पे जो हिस्सा केंद्रीय हिस्सा होगा वो भी 100% केंद्र ही वहन करेगी। तो इस तरीके से 3 प्रकार इसको बांटा गया है। इसके बाद अगर हम देखते हैं बात आता है शामिल किए गए राज्य अथवा जिले कौन कौन से होंगे, तो यह योजना देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक जो है विस्तारित होगी। इसमें भाग 9 से भिन्न क्षेत्रों के ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाएं भी शामिल होगी जहां पंचायती राज जो है मौजूद नहीं है। ठीक है, ई ग्राम स्वराज मोबाइल ऐप इसी के तहत जो है जारी किया जाएगा। इसको देखते हैं। तो ई ग्राम स्वराज मोबाइल ऐप जो जारी किया गया है, यह मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन जो है पंचायती राज संस्थानों द्वारा ठीक है किए गए विभिन्न गतिविधियों की प्रगति को दर्शाता है। इसे भारत के नागरिकों के लिए अधिक पारदर्शिता और सूचना तक पहुंच बढ़ाने पर जोर देने के साथ विकसित किया गया है। ई ग्राम स्वराज मोबाइल एप्लीकेशन जो है ई ग्राम स्वराज वेब पोर्टल के स्वाभाविक विस्तार के रूप में जो है कार्य करता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने पंचायती राज संस्थाओं यानी कि PRI की शासन संबंधी क्षमताओं को विकसित करने के लिए संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि जो कि 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान होगी कार्यान्वयन जारी रखने की जो है मंजूरी दे दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जिसको हम लोगों ने देखा। अब हम दूसरा अगर देखें तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्या क्या चीज़ें हैं तो इसको देखते हैं। तो पहले इसको संक्षेप में देख लेते हैं जो कि दिया गया है, फिर इसी को हम विस्तृत रूप से जानेंगे। ठीक है, तो संक्षेप में अगर हम देखें तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है 2 अक्टूबर 2019 तक भारत के सभी जिलों ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त यानी कि इसको ODF कहते हैं, तो उस खुले में शौच मुक्त से जो है घोषित कर दिया है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से किया गया था। लक्ष्य क्या था, तो लक्ष्य ये रखा गया था जब शुरुआत किया गया था कि 2019 तक यानी कि 2 अक्टूबर 2019 तक जो कि महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती होगी और वहाँ तक
जो है भारत को स्वच्छ भारत बनाना इसका लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन जो चरण पहला था ग्रामीण के चरण में, तो इसमें अगर हम बात करें तो 1,40,881 करोड़ रुपए व्यय के साथ 2020-21 से 2024-25 तक कार्यान्वित किया जाएगा। इसके तहत देश भर में जो है स्वच्छता कवरेज 2014 में 39% जो रहा था 2014 में, वो उसकी तुलना में 2019 में 100% हो गया है। इसके तहत देश के कुल 36 राज्य अथवा केंद्र शासित राज्य प्लस केंद्र शासित राज्यों को मिलाकर 10.28 करोड़ शौचालय बनाए गए। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य खुले में शौच की प्रथा को पूर्णतया जो है समाप्त करना था। तो ये चीज़ें थी जिसके बारे में हमने देखा। अब इसका हम डिटेल में थोड़ा सा जानते हैं चीज़ें इसके बारे में। ठीक है, देखिए स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और जिसका लक्ष्य था महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती अर्थात 2 अक्टूबर 2019 तक को जो है उनको श्रद्धांजलि के स्वरूप जो है स्वच्छ भारत बनाना था। स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य क्या था? देश भर से खुले में शौच की आदत का उन्मूलन करके, यानी कि उनको समाप्त करके, ठीक है, उनको समाप्त करके विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए जो है स्वच्छ, सुरक्षित और सुलभ वातावरण उपलब्ध कराना। स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण क्षेत्र में, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता कार्यक्रम कहा गया है, इसके तहत जमीनी स्तर पर जन आंदोलन पैदा करके इस असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया गया, और इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण स्वच्छता कवरेज जो कि वर्ष 2014 में कितना था, तो 39% था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि ग्रामीण स्वच्छता कवरेज जो है 2014 में कितना रहा था। जब स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किया गया तब था 39%, और अब 2019 तक बढ़कर ये कितना हो गया था, तो ये 100% हो गया है। ठीक है, और 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 10.28 करोड़ से अधिक शौचालय भी बनाए गए। दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक भारत के सभी जिलों ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया था। इस अभियान की सफलता का श्रेय 4P के तहत जाता है। 4P को जाता है। 4P क्या है? 4P मतलब पहला P आता है पॉलिटिकल लीडरशिप। ठीक है, पहला P का मतलब क्या है? पॉलिटिकल लीडरशिप। और दूसरा P का मतलब क्या है? पब्लिक फाइनेंसिंग, यानी कि सार्वजनिक वित्त पोषण। तीसरा P का अर्थ क्या है? पार्टनरशिप। ठीक है, और चौथा P का अर्थ इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन आता है, यानी कि जन भागीदारी को दिया जाता है। तो इस तरीके से अभियान की सफलता का श्रेय 4P को दिया जाता है, जिसका नेतृत्व जो है प्रधानमंत्री द्वारा इस संकल्प के साथ किया गया था कि 5 वर्षों में खुले में शौच को समाप्त करना है। फिर इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के उद्देश्य देख लीजिए डिटेल में, इसको हम क्या क्या इसका उद्देश्य रहा था। तो खुले में शौच की प्रथा को जो है पूर्णतः समाप्त करना इसका मेन उद्देश्य रहा था। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रथा का उन्मूलन करना, अस्वच्छ शौचालय को स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित करना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की आधुनिक व वैज्ञानिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना, स्थानीय समुदाय में स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति आदतों एवं व्यवहार में जो है परिवर्तन लाना, सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करना और लोक स्वास्थ्य को जोड़ना इत्यादि। इसके अलावा कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राज्य मिशन निदेशालय अथवा नगर निकाय स्तर पर कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्य करना, निजी सहभागिता, ठीक है, एवं PPP मोड पर जो है कार्यों को कराए जाने का वातावरण तैयार करना इत्यादि जो है इसका क्या रहा था? उद्देश्य रहा था। दूसरा बात है कि स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत जो किया गया कार्य क्या क्या है? तो नए घरेलू स्वच्छ शौचालय का निर्माण कार्य आता है इसके अंतर्गत। पिट युक्त शौचालय को स्वच्छ शौचालय में परिवर्तित करने संबंधी निर्माण कार्य आता है। इन सैनिटरी, यानी कि उसमें बहाव, उठाव और सर्विस, ये तीनों चीज़ें इन सैनिटरी के अंतर्गत आती हैं। तो इन सैनिटरी शौचालय को स्वच्छ शौचालय में परिवर्तित किए जाने संबंधी निर्माण कार्य आता है। सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना का निर्माण कार्य, राज्य मिशन निदेशालय अथवा नगर निकाय स्तर पर कैपेसिटी बिल्डिंग एवं प्रशासनिक अथवा अन्य कार्य, ठीक है। साथ ही साथ जन जागरूकता एवं जन सहभागिता एवं IEC संबंधन कार्य, सीनी सैनिटेशन प्लान एवं तदनुसार स्टेट सैनिटेशन प्लान संबंधी कार्य आते हैं। तो ये सभी इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये सारे कार्य जो कि 8 प्रकार के कार्य हैं जो कि आते हैं। इसके बाद इसके पहले कार्यक्रम कौन कौन से चले स्वच्छ भारत को लेकर? तो भारत सरकार की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत एक भाग के रूप में वर्ष 1954 में ग्रामीण भारत के लिए पहला स्वच्छता कार्यक्रम शुरुआत किया गया। भारत सरकार ने वर्ष 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को आरंभ किया, यानी कि सबसे पहले अगर शुरुआत किया गया था तो पहली पंचवर्षीय योजना के तहत वर्ष 1954 में शुरुआत हुआ। इसके बाद दूसरी बार भारत सरकार के द्वारा 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम यानी CRSP को आरंभ किया, जिसका मूल उद्देश्य था ग्रामीण जनता के बीच
के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और महिलाओं को निजता और उनका सम्मान देना था। ठीक है, इसके बाद वर्ष 1999 आया और उसमें संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत एक मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया था। इसके तहत स्वच्छता सुविधाओं के लिए जो है मांग सृजन हेतु सुरक्षित स्वच्छता के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार, मानव संसाधन विकास और क्षमता संवर्धन पर बल दिया गया। हालांकि उपरोक्त कार्यक्रमों ने जो है देश की ग्रामीण स्वच्छता की छवि में कुछ प्रगति किया, लेकिन पूर्ण रूप से कर नहीं पाया। 2011 की जनगणना में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज जो निजी शौचालय वाले जो परिवार थे मात्र 33% ही पाया गया। तो इस तरीके से कोई खास काम इसके तहत हुआ नहीं। ठीक है, फिर दूसरा चरण इसका शुरुआत हुआ। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का चरण सेकंड स्टार्ट हुआ। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का चरण सेकंड जो है 1,40,881 करोड़ रुपए के कुल अनुमानित व्यय के साथ मिशन मोड में जो है वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान क्रियान्वित किया जाएगा। यह गाँव को ODF प्लस बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनमें स्वच्छता सुविधाओं को संतृप्त करने के लिए वित्त पोषण के विभिन्न स्रोतों और केंद्र तथा राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण का एक मॉडल होगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग से जो है बजटीय आवंटन और संबंधित राज्य के समकक्ष अंशदान के अलावा शेष निधियां विशेष रूप से SLWM ठीक है तो जो है ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग के अनुदानों, मनरेगा और राजस्व सृजन मॉडल आदि से जो है जुटाई जाएगी। तो इस तरीके से जो चरण सेकंड था वो शुरुआत किया गया। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के कौन कौन से घटक जो है रखे गए, तो सभी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित घटकों के आधार पर परंतु उन तक सीमित न रहते हुए एक विस्तृत कार्यान्वयन रणनीति और योजना बनाया जाएगा। इसमें पहला आता है गांव के सभी घरों को कार्यशील शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो। ठीक है, साथ ही इसमें इस मिशन का दूसरा घटक है कि 100 से अधिक घरों वाले गांव में सामुदायिक स्वच्छता जो है परिसर हो। परिसर माने सामुदायिक स्वच्छता गांव में जो है 100 से अधिक अगर घर वाले गांव हैं तो उसमें सामुदायिक स्वच्छता का एक परिसर हो। ठीक है, इसके साथ ही तीसरा अगर हम बात करेंगे तो गांव के सभी विद्यालय अथवा आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत घर में जो है कार्यशील शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो, जिनमें पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था हो। तो ये भी इसके घटक के अंतर्गत आता है। चौथा घटक है गांव के सभी सार्वजनिक स्थानों पर न्यूनतम कचरा हो और न्यूनतम अपशिष्ट जल जमाव हो और प्लास्टिक कचरे का ढेर ना हो। ठीक है, तो ये भी इसके अंतर्गत आता है। पांचवा घटक है कम से कम 80% घरों और सभी विद्यालयों, आंगनबाड़ियों, पंचायत घरों में बायोडिग्रेडेबल कचरा और तरल अपशिष्ट के प्रबंधन की व्यवस्था हो। छठवां घटक आता है इसके अंतर्गत गांव में प्लास्टिक कचरे से पृथक्करण तथा एकत्रीकरण की प्रणाली उपलब्ध हो। ठीक है, यानी गांव में प्लास्टिक कचरा का जो है उनका अलगाव करना और उनको बटोरना, एक साथ करना, ये प्रणाली जो है उपलब्ध हो। ये भी इसके अंतर्गत घटक के अंतर्गत आता है। गांव में निम्नलिखित प्रत्येक थीम्स पर जो है दीवार पर चित्रकारी आदि के माध्यम से कम 5 ODF प्लस IEC संदेश प्रमुखता से प्रदर्शित होने चाहिए। ठीक है, यानी कि चित्रकारी के माध्यम से गांव में जागरूकता ये फैलाई जाए, जो कि वहाँ पे जो सरकारी दीवार है जैसे कि स्कूल का बाउंड्री हो गया, ठीक है, पंचायत घर है तो उनके दीवारों पर जो है इस तरीके से कम 5 ODF प्लस IEC संदेश जो उस पर प्रदर्शित होना चाहिए, उस पर जो है होना चाहिए, मतलब क्या कहते हैं पेंट किया होना चाहिए, जिससे कि लोगों को जागरूकता के तहत जो उसको जान सकें। और ODF स्थायित्व और शौचालय पर निरंतर प्रयोग, साबुन से हाथ धोना, कंपोस्ट पिट से उपयोग के कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, सोक पिट्स के जरिए तेल अपशिष्ट प्रबंधन, ये सभी चीज़ें उसमें जो है 5 चीज़ें उसमें बताई जानी चाहिए, उसमें लिखी होनी चाहिए। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि जो है वो 12,000 रुपये देने के लिए पात्र परिवारों का चयन करते समय निम्नलिखित क्रम से प्राथमिकता देना सुनिश्चित किया जाएगा। पहला उसमें आता है कि गरीबी रेखा के नीचे के परिवार यानी BPL वाले, और इसके बाद आता है गरीबी रेखा के ऊपर पर के परिवार यानी APL वाले। तो इस तरीके से 12,000 रुपये जो प्रोत्साहन राशि दिया जाता है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत, वो सबसे पहले अगर देखा जाएगा तो गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार को दिया जाएगा, फिर इसके बाद गरीबी रेखा के ऊपर वाले परिवारों को दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, दिव्यांगजनों के परिवार और अधिवारा वाले भूमिहीन परिवार, लघु किसान, सीमांत किसान, महिला प्रधान परिवार आदि आते हैं। फिर इसके बाद अब स्वच्छ भारत मिशन शहरी के रूप में देखेंगे। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन बहुत सारे हैं, इसमें ग्रामीण का हो गया, अब हम शहरी को देखेंगे। इसके बाद अभी 2.0 के बारे में जानेंगे स्वच्छ भारत मिशन के तहत। ठीक है, तो इसमें चीज़ें देखने वाले एक एक करके देखेंगे। तो शहरी मिशन की अगर हम बात करेंगे तो भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन यानी SBM जिसको कहते हैं,
इसके तहत कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर 2014 को किया गया। कार्यक्रम की मिशन 2005 वर्ष थी, अर्थात 2 अक्टूबर 2014 से लेकर 2 अक्टूबर 2019 तक था। 2 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के पूर्व देश के शहरी क्षेत्रों में 100% स्वच्छता के लक्ष्य की प्राप्त कार्रवाई के समयबद्ध तरीके से की जानी है, ठीक है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी 635 नगर निकाय आच्छादित हैं इनके अंतर्गत। और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के लिए निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो प्रत्येक नए स्वच्छ शौचालय के लिए, अब ये शहरी की बात हो रही है, तो शहर में अगर हम बात करेंगे तो प्रत्येक नए स्वच्छ शौचालय है तो 15,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक के निर्माण सामग्री के अनुसार जो है प्रदान किया जाएगा। नए स्वच्छ शौचालय का निर्माण कार्य जो होगा वो पिट युक्त शौचालय व अस्वच्छ शौचालय को स्वच्छ शौचालय में परिवर्तन कार्य के लिए केंद्र की अधिकतम जो प्रोत्साहन धनराशि है वो है 4,000 रुपये प्रति शौचालय, ठीक है। सार्वजनिक शौचालय जिनमें कि प्रति 100 पुरुष है तो 1 सीट तथा प्रति 50 महिला है तो 1 सीट के लिए जो है 75,000 रुपये प्रति सीट की दर से लागत का प्राविधान है जो होगा वो शून्य होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए जो है ये चीज़ें किया गया है। अब स्वच्छ भारत मिशन शहरी यानी SBMU, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, यू मीन्स अर्बन यानी कि शहरी के तहत जो है प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी चलाई गई, तो उसमें है ODF प्लस, ODF प्लस प्लस प्रोटोकॉल। तो ODF की अगर हम बात करें तो इस मानदंड के तहत सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय के नियमित इस्तेमाल के लिए उनकी कार्यात्मकता और उचित रखरखाव को सुनिश्चित करते हुए इनके संचालन व रखरखाव पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। ODF प्लस मानदंड के तहत जो है व्यक्ति को खुले में शौच या मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए, ठीक है। ODF प्लस मानदंड के तहत सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव और साफ सफाई किया जाना चाहिए, तो ये हो गया ODF प्लस। अब ODF प्लस प्लस मानदंड है उसके तहत शौचालयों से मल और कीचड़ का सुरक्षित निस्तारण करने और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाता है कि ऐसा कोई भी अशोधित कीचड़ खुले नालों, जल निकायों या खुले में ना बहा दिया जाए। तो ये ODF प्लस, ODF प्लस प्लस और ODF के बारे में यह प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। अब तक 819 शहरों को जो है ODF प्लस और 312 शहरों को ODF प्लस प्लस से प्रमाणित किया गया। तो ये 312 शहर और 8 से 19 शहर, इन दोनों को याद रखिएगा। अगला बात है वाटर प्लस। वाटर प्लस क्या है, तो हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा वाटर प्लस प्रोटोकॉल को यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया कि किसी भी अनुपचारित अपशिष्ट जल को खुले वातावरण या जल निकाय में ना बहाया जाए। तो वाटर प्लस ये जान लीजिए क्या होता है, ये आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जो है ये चीज़ें कराया गया प्रोटोकॉल। तो ये भी याद रखिएगा कि किसके तहत जो है यह हुआ है। फिर आता है गूगल के साथ भागीदारी। तो MOHUA यानी कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के ने आज सभी सार्वजनिक शौचालय की मैपिंग करने के लिए गूगल के साथ भागीदारी की है ताकि नागरिकों को स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंचने में आसानी हो। इसके बाद अब आता है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 वर्जन। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण की शुरुआत किया है। और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत जो है कहाँ से किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से किया गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री जो हैं अनुराग ठाकुर हैं, इन्होंने संगम के VIP घाट पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है 1 करोड़ किलो प्लास्टिक व अन्य कचरों का निस्तारण करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 चलाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, 1 करोड़ किलो प्लास्टिक व अन्य कचरों का निस्तारण करना। ये शुरुआत कहाँ के किया गया, तो ये प्रयागराज से शुरुआत किया गया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। प्रयागराज से शुरुआत किया गया। कब शुरुआत किया गया, तो 2 अक्टूबर 2021 को शुरुआत किया गया, ये भी याद रखिएगा। तो ये स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के बारे में है शहरी। अब इसके बारे में अगर हम देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के बारे में, तो इसमें बजट 2021-22 में घोषित किया गया है जो कि SBMU 2.0 SBMU के पहले की चरण की निरंतरता है। इसे 1.41 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक 5 वर्षों में लागू किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा डाटा। शहरी भारत को जो है खुले में शौच मुक्त बनाने और नगर पालिका के ठोस कचरे के 100% वैज्ञानिक प्रबंधन के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2014 को SBMU का पहला चरण शुरू किया गया था जो अक्टूबर 2019 तक चला था। इसके तहत अगर हम बात करें तो इस मिशन का उद्देश्य क्या होगा, तो इस मिशन का उद्देश्य है खुले में शौच का उन्मूलन करना, यानी कि समाप्त करना, उन्मूलन में समाप्त करना, ठीक है, इसका उद्देश्य है। फिर हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना, इसका उद्देश्य है मेन।
नगर पालिका स्तर पर आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था करना, स्वच्छता का सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ के संदर्भ के महत्व पर जो है जागरूकता फैलाना, शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता में वृद्धि करना, पूंजीगत व्यय और मिशन से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के संचालन तथा रखरखाव में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए सक्षम वातावरण का निर्माण करना आदि इसके तहत जो है इसका उद्देश्य है। तो ये हो गया उद्देश्य। अब इसमें हम जानेंगे कि इस मिशन का घटक क्या क्या है। ठीक है, तो इस मिशन के घटकों में अगर हम देखते हैं तो घरेलू शौचालय का निर्माण करना तथा खराब शौचालय की मरम्मत करना आता है, सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करना आता है, शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना आदि इसके तहत जो है आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके तहत आती हैं। अब हम देखते हैं, ये हो गया स्वच्छ भारत मिशन, खत्म हो गया। इसके बाद अब अगला जो है वो है ग्रामीण पेयजल योजना के बारे में जानेंगे। फेज 1 और फेज 2 के बारे में दोनों में हम देखेंगे इसका क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत करी गई हैं। जो ग्रामीण पेयजल योजना तीसरा पॉइंट है, तीसरी योजना है ग्रामीण पेयजल योजना। इसमें फेज 1 व फेज 2 के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था एक बुनियादी आवश्यकता है। जल एक राज्य का विषय है और ग्रामीण जल जो है संविधान की 11वीं अनुसूची में उन विषयों में शामिल किया गया है जिन्हें राज्यों द्वारा पंचायतों को सौंपा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। समस्या की भयावहता को देखते हुए केंद्र सरकार समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को जो है पूरा करती रही है। जल क्षेत्र में सरकार का प्रमुख हस्तक्षेप 1972-73 में समस्याग्रस्त गांव में पेयजल आपूर्ति के कवरेज में तेजी लाने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के माध्यम से शुरुआत किया गया, यानी कि ARWSP जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो सर्वप्रथम सरकार का इसमें कब जो है रुचि जगी जल के क्षेत्र में कि जल से समस्याग्रस्त गांव में जो है पेयजल की आपूर्ति करी जाए। तो ये 1972-73 में फर्स्ट टाइम जो है सरकार का हस्तक्षेप इसमें प्रारंभ हुआ और उसी के तहत जो है इन्होंने त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की शुरुआत किया। इसमें पानी की गुणवत्ता, उचित प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप, मानव संसाधन विकास सहायता और अन्य संबंधी गतिविधियों पर ध्यान देने के साथ एक प्रौद्योगिकी मिशन 1986 में शुरू किया गया था और 1991 में इसका नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कर दिया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद 1999-2000 में जो है सेक्टर सुधार पेयजल योजनाओं की योजना कार्यान्वयन और प्रबंधन में समुदाय को जो है शामिल करने के लिए परियोजनाएं शुरू की गई, जिन्हें वर्ष 2002 में जो है स्वजल धारा कार्यक्रम के रूप में बढ़ाया गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से शुरुआत हुई पेयजल के मामले में। और 11वीं पंचवर्षीय योजना के आते उन प्रमुख मुद्दों की पहचान करती है जिनसे इस अवधि के दौरान निपटने की आवश्यकता है, जैसे स्थिरता, पानी की उपलब्धता, आपूर्ति, खराब पानी की गुणवत्ता आदि। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य देश की ग्रामीण आबादी को पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, अब इसके इतिहास और पृष्ठभूमि की अगर हम बात करेंगे तो जल जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। पानी, पीने योग्य पानी की सुनिश्चित उपलब्धता मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। भारत जो है वैश्विक मानव आबादी का 18% और वैश्विक पशुधन आबादी का 15% का घर है। हालांकि इसके पास केवल 2% भूमि क्षेत्रफल और वैश्विक मीठे पानी के संसाधनों का कितना है 4% आता है। ठीक है, यानी कि 2% भूमि क्या है क्षेत्रफल है अपने पास, लेकिन अगर वैश्विक मीठे पानी के संसाधन में देखेंगे तो केवल 4% अपने पास है। अनुमान के अनुसार अगर देखें तो 1991 में प्रति व्यक्ति वार्षिक मीठे पानी की जो उपलब्धता थी वो 5177 क्यूबिक मीटर थी, जो कि 2011 में घटकर ये 1945 क्यूबिक मीटर हो गई। तो इतना घटोतरी हुआ। इसके बाद हम देखें तो 2019 में यह लगभग 1368 क्यूबिक मीटर थी, जो आगे चलकर 2025 तक ये 1293 घन मीटर हो जाने की संभावना है। यदि वर्तमान प्रवृत्ति ऐसे जारी रहती है तो 2025 में मीठे पानी की उपलब्धता घटकर जो है 1140 घन मीटर होने की संभावना है। तो ये भी याद रखिएगा पॉइंट, ये सब डाटा है और ये डाटा जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद भारत सरकार ने 1999 में राज्य जल और स्वच्छता मिशन की शुरुआत करते हुए ग्रामीण जल और स्वच्छता में सुधार पहल की शुरुआत किया। मिशन का समग्र लक्ष्य जो था वो ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर जल आपूर्ति और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाकर और स्थिरता सुनिश्चित करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, ये जो है इस मिशन का लक्ष्य था। इस संबंध में समुदाय आधारित और भागीदारी परियोजनाओं के लिए समग्र नीति मार्गदर्शन करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मिशन, राज्य जल और स्वच्छता मिशन का गठन और स्थापना किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
कार्यक्रम जो है कार्यान्वयन के लिए मौजूदा संरचना की बात करें तो इसके अंतर्गत आता है राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन सर्वोच्च समिति। चेयरमैन होते हैं जो मुख्य सचिव, वाइस चेयरमैन होते हैं। इसके तहत कार्यकारी समिति होती हैं जिसके चेयरमैन होते हैं निजी सचिव ग्रामीण विकास के होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अपनी इसके तहत जो है अगर हम बात करें 3 पार्ट में बढ़ जाते हैं। राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिति बनते हैं, इसके चेयरमैन निजी सचिव ग्रामीण विकास होते हैं। STA स्टेट टेक्निकल एजेंसी होती है। फिर इसके नीचे एक बनते हैं DWSM यानी जिला जल और स्वच्छता मिशन के तहत चेयरमैन बनाए जाते हैं, और जिला अध्यक्ष जो पंचायत अध्यक्ष होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष इसके। और इसके बाद DWSC यानी जिला जल और स्वच्छता समिति के चेयरमैन मुख्य विकास अधिकारी। फिर इसके नीचे आते हैं 6 स्वच्छता समिति के तहत 6 सदस्यीय जिला पंचायत समिति और 6 सदस्यीय प्रयोगकर्ता समूह। फिर इसके नीचे आते हैं अध्यक्ष जल प्रधान समिति। कार्यान्वयन एजेंसी की बात करें तो उत्तर प्रदेश जल निगम है, उत्तर प्रदेश एग्रो जल संसाधन झांसी और चित्रकूट और समुदाय साथ में आते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया। अब हम ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में बात करेंगे। ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं क्या हैं और इसमें कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, ठीक है, समय समय पर, तो उसको हम देखेंगे। तो भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की पहुंच, सामर्थ्य और जवाबदेही देश के लोगों के बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए अपेक्षित है। भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय 2020-22 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.1% रहा है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में कहा गया है कि बजट में स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देने की दृष्टि से 189 देशों में भारत का स्थान जो है 119वां रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का लक्ष्य सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को 2025 तक सकल घरेलू उत्पादन का 2.5% तक बढ़ाना है। ठीक है, यानी 2017 का जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आया उसके तहत जो लक्ष्य रखा गया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य जो व्यय होगा उसको 2025 तक सकल घरेलू उत्पादन का 2.5% बढ़ाना है, 2.5% तक बढ़ाना है। जो कि पहले की अगर हम बात करेंगे तो 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.1% रहा है, तो इसको बढ़ाकर हमें 2.5% तक करना है। भारत में स्वास्थ्य सेवा ढांचे को बौद्धिक बुनियादी ढांचे और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने वाले मानव संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत में स्वास्थ्य देखभाल का वर्गीकरण की बात करेंगे तो 3 श्रेणियां इसके तहत आती हैं। ठीक है, इस तरीके से प्राथमिक आती हैं, फिर माध्यमिक है और तृतीयक है। तो प्राथमिक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, माध्यमिक में जिला अस्पताल और तृतीयक क्षेत्र में आता है एम्स जैसे विशेष अस्पताल। तो इस तरीके से 3 श्रेणियों में जो है भारत में स्वास्थ्य का देखभाल किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य का देखभाल का वर्गीकरण, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने वाली आबादी और वहां प्रदत्त सेवाओं के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की 3 श्रेणियां हैं। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में कौन कौन सी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां हैं। भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल का वर्गीकरण जो होता है वो उपकेंद्र के तहत होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, फिर इसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आता है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 पार्ट में बटा हुआ है, ग्रामीण स्वास्थ्य की देखभाल करा जाता है। अब ये कुछ चार्ट ये दिया गया है कि भारतीय स्वास्थ्य की देखभाल प्रणाली किस तरीके से होती है। तो देखिए शुरुआत में अगर देखेंगे 2 प्रकार की होती है, एक होता है सार्वजनिक प्रणाली, एक होती है प्राइवेट अथवा निजी प्रणाली। ठीक है, निजी संस्था जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल या निजी हॉस्पिटल हो गया, और एक होता है सार्वजनिक यानी सरकारी। अब सार्वजनिक की बात करें तो उसमें भी 2 स्तर का होता है, एक राज्य स्तर पर होता है, केंद्र स्तर पर होता है। राज्य स्तर की बात करेंगे तो उसमें ग्रामीण और शहरी 2 प्रकार के आते हैं। ग्रामीण में आता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, फिर सबसे नीचे आता है उप सेवा केंद्र। तो इस तरीके से 3 पार्ट में बटा हुआ है ग्रामीण में। शहरी में क्या क्या क्षेत्र आते हैं तो उसमें आता है पहला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, फिर आता है विशेष रोग अस्पताल, फिर उसके नीचे जिला अस्पताल, फिर राजकीय मेडिकल कॉलेज आता है, इसके नीचे जो है तालुका अस्पताल आता है। तो इस तरीके से देखभाल होता है। और केंद्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य योजनाएं चलाई जाती हैं, मेडिकल कॉलेज अथवा अस्पताल चलाए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य केंद्र अथवा तृतीयक अस्पताल चलाए जाते हैं, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धि, होम्योपैथी यानी आयुष जिसको कहते हैं वो चलाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से स्वास्थ्य प्रणाली को विभाजित करके इस तरीके से इसकी कार्यप्रणाली होती है। अब 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश किया है कि देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रावधान करते समय प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये 15वें वित्त आयोग के द्वारा सिफारिश किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन की कमी भी देखी जाती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों का कुल घनत्व जो है वो 23 प्रति 10,000 जनसंख्या पर है। ठीक है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा 2030 तक सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रति 10,000 जनसंख्या पर 44.5 स्वास्थ्य कर्मी की तुलना में बहुत कम है।
यानी WHO के अनुसार 44.5 होना चाहिए प्रति 10,000 की संख्या पर स्वास्थ्यकर्मी, लेकिन कितना है अभी, तो 23 है प्रति 10,000 संख्या पर, ठीक है, 10,000 की जनसंख्या पर, तो बहुत कम है। WHO के मानकों के अनुसार प्रति 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर और प्रति 300 लोगों पर एक नर्स की आवश्यकता है, लेकिन भारत में 2019 तक प्रति 1511 लोगों पर एक डॉक्टर और प्रति 670 लोगों पर एक नर्स की उपलब्धता है। तो इस तरीके से WHO के बहुत डिफर करता है। अब इसमें लक्ष्य कार्यक्रम की बात करेंगे। लक्ष्य क्या है, तो देखिए इस कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया लक्ष्य का, तो 11 दिसंबर 2017 को प्रारंभ किया गया था स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो ये भी याद रखिएगा लक्ष्य कार्यक्रम के क्या क्या उद्देश्य हैं, तो मातृ एवं नवजात अस्वस्थता तथा मृत्यु दर में कमी लाना इसका मेन उद्देश्य है। प्रसूति के दौरान एवं उसके बाद की देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में सभी गर्भवती महिलाओं को सम्मान पूर्व मातृत्व देखभाल की सुविधा प्रदान करना, ठीक है। तो इस तरीके से इसके लक्ष्य हैं, लक्ष्य कार्यक्रम के उद्देश्य हैं, ठीक है। कौन कौन लाभार्थी होगा इस कार्यक्रम का, तो इस कार्यक्रम से प्रत्येक गर्भवती महिला और सार्वजनिक संस्थानों में जन्म लेने वाले नवजात शिशु जो होंगे वो लाभान्वित होंगे। विशेष बिंदुओं की बात करेंगे तो इसमें अगर हम बात करें, पहला आता है मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना। दूसरा आता है बुनियादी ढांचे के उन्नयन में सुधार, आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, पर्याप्त मानव संसाधन प्रदान करना आदि। तीसरा इसमें आता है प्रसूति में महत्वपूर्ण देखभाल को मजबूत करने के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्तर पर समर्पित प्रसूति ICU और जिला अस्पताल में प्रसूति HDU लक्ष्य कार्यक्रम के तहत संचालित है। ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं एक दृष्टि में देख लेते हैं। तो देखिए ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो कि भारत सरकार की एक योजना है, ये अप्रैल 2005 में लागू किया गया था। जो पुरानी योजना है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। जननी सुरक्षा योजना का संबंध किससे है, तो ये सुरक्षित जच्चा बच्चा से है। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों के सुधार के लिए जो है विशेष बल दिया गया है। विश्व के स्वास्थ्य बीमा के अन्य सफल मॉडलों की समीक्षा के बाद RSBY को जो है डिजाइन किया गया। इसे 1 अप्रैल 2008 से प्रारंभ किया गया है। देश के 93% असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किया गया है। अगली योजना आती है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, RSBY, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके बारे में देखते हैं। तो RSBY यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा जो है ये चलाया जाता है। तो ये याद रखिएगा। और ये किसको दिया जाता है, तो ये गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL रहने वाले परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY चलाया गया है, स्टार्ट किया गया है। किस लिए, तो BPL यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। कब शुरुआत किया गया, 2 अक्टूबर 2007 को प्रारंभ किया गया। और इसकी प्रभावी तिथि कब थी, तो 1 अप्रैल 2008। योग्यताएं क्या क्या हों, तो असंगठित क्षेत्र के कामगार जो BPL श्रेणी में आते हैं और उनके परिवार के सदस्य यानी 5 सदस्यों की अगर परिवार की इकाई है तो उनको योजना के तहत जो है लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता है, तो असंगठित क्षेत्र के कामगार और उनके परिवार शामिल किए जाएंगे इसके अंतर्गत। और यह योजना प्रत्येक श्रमिक अथवा परिवार को 3,000 रुपये प्रति परिवार की स्वास्थ्य बीमा कवर जो है स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी। तो ये इसका जो है लाभ है। सेवा प्रदायगी क्या होगी, तो नामांकन के समय अस्पतालों की एक सूची प्रदान किया जाएगा। स्मार्ट कार्ड के साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी प्रदान किया जाएगा। लाभार्थी के पास अपनी इच्छा अनुसार सार्वजनिक और निजी अस्पताल जाने का विकल्प होगा। अस्पताल को 30,000 रुपये तक के इलाज के लिए जो है कोई भुगतान नहीं करना होगा। नगद रहित सेवा के मामले में रोगी को इलाज और अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कोई राशि व्यय नहीं करनी होगी। और यह अस्पताल का दायित्व है कि वह बीमाकर्ता से इसका दावा करे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है इसके तहत सेवा प्रदान किया जाएगा। इसके बाद अगली योजना आती है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इस योजना का प्रारंभ कब किया गया था, 2016 में प्रारंभ किया गया था। इस अभियान का लक्ष्य एवं विशेषता का जिक्र की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जुलाई 2016 को मन की बात नामक प्रोग्राम में जो है भी किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसके तहत अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत देश में 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जो है किया गया है, ठीक है। इस अभियान के तहत जो है लाभार्थियों को हर महीने की 9वीं तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं, जांच, जैसे कि इसमें जांच हो गया और दवा हो गया, इनके सहित उनका पूरा न्यूनतम पैकेज प्रदान किया जाएगा। इन सेवाओं को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों क्षेत्रों में जो है निर्धारित सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जो उपलब्ध कराया जाएगा। उद्देश्य क्या होगा, तो चिकित्सक अथवा विशेषज्ञों द्वारा दूसरी या तीसरी तिमाही की सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व कम से कम एक जांच जो है सुनिश्चित करना है।
और प्रसव पूर्व जांच के दौरान देखभाल की गुणवत्ता जो है सुनिश्चित करना, ये इसका जो है उद्देश्य रहा है। ठीक है, इसके बाद चौथी योजना आती है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रारंभ कब हुआ, तो ये 1 जनवरी 2017 को प्रारंभ हुआ था और यह योजना देश के सभी जिलों में जो है लागू है। उद्देश्य क्या है इसका, तो गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से कुपोषण के प्रभाव को जो है कम करना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का जो है क्या है, लक्ष्य है। ठीक है, तो देखिए ऊपर जो अभी योजना पढ़ा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, वो भी माता से ही संबंधित था। और ये प्रधानमंत्री मातृ शक्ति जो है मातृ वंदना योजना है, ये भी जो है माता और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से कुपोषण को इसमें कम किया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। और वो 2016 को स्टार्ट किया गया था, मन की बात में उसको जो है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के जो है प्रोग्राम में क्या इसका मेंशन किया गया था, विशेषताओं का जिक्र जो है किया गया था। अब इसके तहत विशेष बिंदुओं को देख लेते हैं। तो यह जो है केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक है, कौन संचालित करता है, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय संचालित करता है। पहले बच्चे के जन्म पर जो है कुल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता 3 किस्तों में प्रदान किया जाता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट बिंदु है। यह योजना उन माताओं पर लागू नहीं होती जो केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ नियमित रोजगार में है। वह माताएं जो रोजगारित हैं उन पर यह योजना लागू नहीं होगी। ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्रों में अगर हम मौजूदा परिप्रेक्ष्य मौजूदा देखते हैं तो समस्या अभी जो मैंने उसमें सभी पढ़ा कि समस्याएं क्या हैं, तो प्रशिक्षित डॉक्टरों की कमी है, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में झोला छाप की संस्कृति ज़्यादा है। कुछ ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे बड़ी ये समस्या झोला छाप डॉक्टर की। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की लचर कार्य प्रणाली के कारण ये भी समस्या है। पंचायतों के पास पर्याप्त संसाधनों का जो अभाव है वो भी समस्या है। ठीक है, आकार की बात करें तो 2022 तक 3 गुना बढ़कर 133 बिलियन हो जाएगा अनुमानता। और 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च जो है जीडीपी के 2.5% तक की बढ़ाने की योजना किया गया है। संवैधानिक प्रावधान की बात करेंगे, प्रावधान तो स्वास्थ्य जो है वह राज्य सूची का विषय के अंतर्गत आता है। और इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य संबंधी अधिकांश प्रावधान जो है भाग 4 यानी डीपीएसपी में मौजूद है। संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो इसमें 38, 339C, 41, 42, 47 और अनुच्छेद 48(1) के तहत जो है स्वास्थ्य क्षेत्रों का जो है हमें क्या कहते हैं कि इसमें मेंशन किया गया है बातें। ठीक है, पंचायतों में भी शामिल स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान जैसे कि पीने योग्य पानी हो गया, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता है, परिवार कल्याण है, महिला एवं बाल विकास, ये सभी जो है पंचायतों में भी मेंशन है। ठीक है, अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन का जो अधिकार है वो स्वास्थ्य से के क्षेत्र से संबंधित व्यापक रूप से संबंधित है। अब ग्रामीण क्षेत्र क्यों आवश्यक है, तो ग्रामीण क्षेत्र इसलिए आवश्यक है क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या जो है कहाँ पर निवास करती है, तो गाँव में निवास करती है। और जनसंख्या के अनुपात में उपलब्ध गाँव और शहर जो है वो स्वास्थ्य सुविधाओं में जो है काफ़ी बड़ा अंतर है। और अभी तक किए गए कुछ सरकारी प्रयास हैं जैसे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है ग्रामीण 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 भारत में 4,631 स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना तथा 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो 5,430 स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना किया गया। और आज भारत में ग्रामीण अंचलों में 1,36,818 स्वास्थ्य केंद्र और 22,991 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 15,500 जो है चिकित्सालय हैं। तो इस तरीके से कुछ मोटा मोटा आंकड़ा था जिसको हम लोगों ने देखा। अब अगली हम योजना देखते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, सुरक्षा बीमा योजना लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये बीमा से संबंधित होगा। और इसमें देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा, PMSBY। ठीक है, पीएम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMSBY। तो ये शुरुआत कब किया गया, तो 9 मई 2015 को शुरुआत किया गया था। उद्देश्य क्या था इसका, इस योजना का, तो इस योजना का उद्देश्य है इसके तहत अगर दुर्घटना के कारण मृत्यु और पूर्ण अपंगता की स्थिति में बीमा राशि 2 लाख रुपए मिलेगी। ठीक है, इसमें 2 लाख रुपए बीमा राशि मिलेगी। और आंशिक अगर विकलांगता हो गया है तो उसकी स्थिति में 1 लाख रुपए बीमा का प्रावधान है। और इस विशेष बिंदु की बात करेंगे तो 18 से 70 वर्ष की आयु के वर्ग के हर बैंक खाता धारक जो है इस योजना के पात्र हैं। इस योजना में शामिल होने के इच्छुक लोगों को प्रति वर्ष 12 रुपये जो है प्रीमियम चुकाना होगा, यानी 12 रुपये इसके देना पड़ेगा हर साल। अगली योजना आती है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इसकी शुरुआत कब हुआ, तो ये हुआ था 2013 में। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब किया गया था, 2013 में शुरुआत किया गया था। इसके घटक क्या है मुख्य, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में जो कि शुरुआत किया गया था, साथ ही साथ राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन यह 2013 से शुरुआत किया गया था।
किस पर फोकस किया गया है? तो इसके अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र यानी शहरों में भी प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य तथा संचारी एवं गैर संचारी रोगों के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना इसमें शामिल है। स्वास्थ्य सेवाएं क्या क्या होंगी? तो उसमें मातृ स्वास्थ्य होगा, बाल स्वास्थ्य है, किशोर स्वास्थ्य है, परिवार नियोजन है, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है और तपेदिक जैसी प्रमुख बीमारियां तथा वेक्टर जनित बीमारी जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है, काला जर है, कुष्ठ रोग आदि से संबंधित मुक्त सेवाओं का प्रावधान है इसमें। ठीक है। एनएचएम के तहत क्या क्या पहले यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कौन कौन सी पहल किया गया तैयार? तो जननी सुरक्षा कार्यक्रम है। ठीक है। JSS के जिसको कहते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है। RBS के निःशुल्क दवा और निःशुल्क निदान सेवा पहल है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम है। सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन ढांचे का कार्यान्वयन है। मोबाइल चिकित्सा इकाइयों और टेली परामर्श सेवाओं को भी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार हेतु करने हेतु जो है लागू किया जा रहा है। आयुष्मान भारत इसके तहत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी लेटेस्ट जो है जारी किया गया। एनएचएम की उपलब्धियां क्या क्या हैं? तो देखो, एनएचएम की उपलब्धियों की बात करेंगे तो स्वास्थ्य संकेतों में सुधार आया है, मात्र, बाल और नवजात स्वास्थ्य संकेतों में सुधार आया है। ठीक है। राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं चलाई गई। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी 2005 में जो शुरुआत हुआ था, इसके तहत शुभारंभ के समय देश में एम्बुलेंस नेटवर्क जो है ना के बराबर था। तो एनएचएम के तहत, एनएचएम ग्रामीण क्षेत्र के तहत जो है अब तक 20,990 आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा वाहन चालू किए गए, यानी कि एम्बुलेंस की व्यवस्था है। 5,499 रोगी वाहनों की तैनाती, ताकि समय पर गर्भवती महिलाओं और बीमार शिशुओं को पिकअप और ड्रॉप सुविधा प्रदान किया जा सके। साथ ही साथ समान विकास किया गया। ग्रामीण, शहरी तथा वामपंथी उग्रवाद वाले क्षेत्रों में रहने वाली आबादी पर समान फोकस किया गया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत विशेष फोकस किया गया। ठीक है। मानव संसाधन में वृद्धि हुई। एनएचएम के तहत बड़ी संख्या में स्वास्थ्य सेवाओं को प्रशिक्षण एवं तैनाती किया गया और मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं यानी कि जिसको आशा कहते हैं, उनके माध्यम से यह दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक कार्यक्रम को लागू करता है। एनएचएम के तहत जो 10 लाख से अधिक आशा और आशा फैसिलिटेटर जुड़े हुए हैं। ठीक है। उच्च आउट ऑफ पॉकेट व्यय का समाधान किया गया। अब अगली योजना की बात करेंगे तो जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना की बात करेंगे तो प्रारंभ वर्ष कौन सा है? तो 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया, शुरुआत किया गया। ठीक है। जननी सुरक्षा योजना, इसका उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को शहरी क्षेत्र में 1,000 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1,400 रुपये प्रसूति सहायता देना इसका उद्देश्य है। जननी सुरक्षा योजना पूर्व में संचालित राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के ही स्थान पर शुरुआत किया गया और यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं के लिए जो है ये शुरुआत किया गया है। इस योजना का लाभ जो है 19 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं द्वारा जन्मे जीवित शिशु को के प्रसव समय जो है दिया जाता है। इसके बाद नवी योजना है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो यह प्रारंभ हुआ था 1 जून 2011 को। इसका उद्देश्य क्या है? तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम गर्भवती महिला और बीमार नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य संस्थानों में ऑपरेशन एवं निःशुल्क जांच की इलाज की जो है सेवा की गारंटी प्रदान करता है। फिर आता है परिवार नियोजन कार्यक्रम। ठीक है। परिवार नियोजन कार्यक्रम की अगर हम बात करेंगे तो प्रारंभ हुआ था ये 1952 में। ठीक है। एक सार्थक कल की शुरुआत परिवार नियोजन के साथ इसका जो है मोटो था और उद्देश्य क्या था? जन्म दर को कम करना इसका मेन उद्देश्य था और जनसंख्या वृद्धि को धीमा करना। ठीक है। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उपकेंद्र, शहरी परिवार कल्याण केंद्रों तक जो है पहुंच गया है। इसके बाद आशा मीन्स एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इसका फुल फॉर्म है। तो आशा के बारे में जानते हैं क्या है? तो आशा जो है वस्तुतः राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत महिला कार्यकर्ता को कहा जाता है। NRHM यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रत्येक गांव को एक प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यह कार्यकर्ता उसी गांव की एक महिला होनी चाहिए। आशा समुदाय में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर प्रयोग एवं पहुंच को सुनिश्चित करती है। फिर आता है राष्ट्रीय पोषण मिशन। ठीक है। राष्ट्रीय पोषण मिशन देख लेते हैं। तो इसकी शुरुआत कब किया गया? तो 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था और ये राजस्थान के झुंझुनू शहर से किया गया है। ठीक है। मंत्रालय की बात करेंगे तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरुआत चलाया गया है और इसका मोटो था सही पोषण देश रोशन। ठीक है। इसका ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। इसके बाद इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण में सुधार करना इसका मेन उद्देश्य है। इस योजना के तहत अल्पपोषण, एनीमिया, ठिगनेपन एवं जन्म के समय कम वजन को क्रमशः 2% और 3%, 2% और 2% प्रति वर्ष कम करना है। ठीक है। क्रमशः मतलब कि अल्पपोषण को 2%, एनीमिया में 3%, ठिगनेपन में 2% एवं जन्म के समय वजन
अगर कम हो तो 2% इसमें भी प्रतिवर्ष कम करना है इसका लक्ष्य। फिर अगली योजना आती है राष्ट्रीय पोषण रणनीति। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण, तो ये शुरुआत किया गया था 5 सितंबर 2017 को नीति आयोग के द्वारा। राष्ट्रीय पोषण रणनीति जो है 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत के विजन के साथ जो है बनाई गई थी। इसकी विशेषताओं को अगर ध्यान में रखें तो एक व्यापक सलाहकारी प्रक्रिया के माध्यम से पोषण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस रणनीति के तहत एक प्रभावी रोडमैप तैयार किया गया है। ये सभी तत्व भारत में अल्पपोषण की गिरती दर को तीव्रता करने में प्रदान में सहायता करते हैं। इस रणनीति के अंतर्गत एक ढांचे की परिकल्पना की गई जिसमें पोषण के निम्नलिखित 4 सबसे महत्वपूर्ण तत्वों को शामिल किया गया। उसमें आता है स्वास्थ्य सेवा है, भोजन है, पेयजल और सफाई है, और आय एवं आजीविका है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय पोषण रणनीति बनाया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इसके अगर हम बात करेंगे तो ये प्रतिपादन वर्ष की बात करें तो 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को प्रतिपादित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इस नीति का मुख्य उद्देश्य था भारत में सबके लिए अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण के लक्ष्य को साकार करना इसका मेन उद्देश्य है। इस नीति के अंतर्गत 2017 तक कालाजार, लिम्फेटिक फिलियरेसिस के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था। साथ ही साथ 2018 तक कुष्ठ रोग और 2020 तक खसरा और 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, कालाजार को कब तक समाप्त करने का जो है लक्ष्य रखा गया? तो ये 2017 तक। साथ ही साथ लिम्फेटिक को भी 2017 तक रखा गया था, उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था। 2018 तक जो है कुष्ठ रोग को रखा गया, 2020 तक खसरा को समाप्त करने के लिए लक्ष्य रखा गया, 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ठीक है, फिर अभी देखेंगे आगे आयुष्मान भारत योजना। ये क्या है? तो शुरुआत कब किया गया? तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई है 2018 में। उद्देश्य क्या है? तो इस योजना के देश के गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई एक केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य 50 करोड़ लोग को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। ठीक है, इसके तहत जो 2 योजनाएं क्रियान्वित हैं। कौन कौन सा है? तो एक है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, यह कब प्रारंभ हुआ? तो 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से? तो रांची झारखंड से प्रारंभ हुआ। याद रखिएगा। इसके तहत देश के 10 करोड़ परिवारों यानी 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। फिर आता है मिशन इंद्रधनुष। इसी के तहत यह 25 दिसंबर 2014 को शुरुआत किया गया था मिशन इंद्रधनुष, और इसका उद्देश्य वर्ष 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के कार्य को जो है पूरा करना इसका उद्देश्य रहा था। इसके अंतर्गत सभी बच्चों को 7 टीके लगवाए गए। 7 टीके यानी 7 वैक्सीन किसके किसके लिए? तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, क्षय रोग, खसरा और हेपेटाइटिस बी, इन सभी बीमारियों से बचाव के लिए प्रतिरोधक क्षमता इनकी विकसित की जा सके, उसके लिए 7 टीके इनके लगवाए गए। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत सुशासन दिवस 25 दिसंबर के अवसर पर किया गया था। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 4 विशेष टीकाकरण अभियान चलाए जाते हैं। मिशन इंद्रधनुष के तहत जो टीकाकरण कार्यक्रम है सार्वभौमिक। पहला था, इसके तहत जो है 12 प्राणघातक रोगों के विरुद्ध मुफ्त टीके की व्यवस्था है। 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत आता है। 1985 में आरंभ किया गया। विश्व के सबसे बड़े टीका कार्यक्रमों में से एक है। ठीक है, और 12 टीके कौन कौन से आते हैं? तो 12 टीके में आता है रोटा वायरस रोग, तपेदिक है, डिप्थीरिया है, पर्टूसिस है, टिटेनस है, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, हीमोपीलिया है, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, खसरा रोग, रुबेला, रोटा वायरस। इस तरीके से ये 12 टीके आते हैं। इसी के टीके जो है लगते हैं इस रोग के। फिर अगला अभियान आता है स्त्री स्वाभिमान पहल, यानी सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय की पहल है। एक योजना का प्रारंभ 27 जनवरी 2018 को केंद्रीय मंत्री थे उसमें रविशंकर प्रसाद के द्वारा, उन्हीं के द्वारा शुरुआत किया गया था। उद्देश्य क्या था? तो CSC द्वारा महिलाओं के लिए पूर्ण स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए जो है शुरुआत किया गया है। विशेष बिंदुओं की बात करते हैं तो सस्ती दर पर पर्यावरण अनुकूल सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाएंगे इसके तहत। ठीक है, और देश के दूर दराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं इसमें शामिल होंगी। नैपकिन बनाने के लिए रोजगार भी महिलाओं को ही प्रदान किया जाएगा। योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2014 से किया गया है। योजना का उद्देश्य क्या है? तो स्वच्छ भारत अभियान की संकल्पना प्रत्येक व्यक्ति तक शौचालय, ठोस और तरल अपशिष्ट के प्रबंधन की जो है प्रणाली से स्वच्छता सुविधाओं की पहुंच का मार्ग प्रशस्त करने तथा ग्रामीण स्वच्छता के लिए जो है ये किया गया है। ठीक है, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2019 तक पूरे देश में खुले में शौच से मुक्त कराना है। अब ये हो गया केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं। ठीक है, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रायोजित ग्रामीण संबंधी स्वास्थ्य योजनाएं। तो इसमें अगर हम देखते हैं, पहला है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की बात करेंगे। शुरुआत हुआ था 2021-22 में, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया था। उद्देश्य क्या था? तो बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की समस्या को दूर करना इसका मेन उद्देश्य रहा था।
विशेष बिंदुओं की बात करेंगे तो योजना के तहत जो है सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर रजिस्टर 6 महीने से 5 साल तक की आयु के कुपोषित बच्चे एवं एनीमिया ग्रस्त जो हैं 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को ड्राई राशन के साथ साथ अन्य पोषक तत्वों को प्रदान किए जाने का इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये योजना हो गया। इसके साथ ही अगर हम देखेंगे तो मुख्यमंत्री दूसरी योजना है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, इस योजना की बात करेंगे तो शुरुआत किया गया था 2020 में। ठीक है, उद्देश्य क्या है तो कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु अथवा दिव्यांगता हो जाने की स्थिति में उसके परिवार एवं स्वयं उससे सामाजिक सुरक्षा है तो सहायता राशि जो है प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत किसान को अलग अलग प्रकार से होने वाली दुर्घटना के आधार पर योजना का लाभ दिया जाता है और इस योजना के अंतर्गत किसान की आयु 18 से 70 वर्ष होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत जो धनराशि वितरण किया जाता है तो 18 से 70 वर्ष के किसान की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। 60% से अधिक दिव्यांगता अगर हो जाए तो 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। दोनों हाथ अथवा दोनों पैर अथवा दोनों आंख की क्षत हो जाए तो 100% वित्तीय सहायता दी जाती है। एक हाथ अथवा पैर की क्षत होने पर 100% वित्तीय सहायता, एक आंख अथवा एक पैर की क्षत होने पर 50% वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगर एक हाथ और एक पैर क्षत होता है तो 100% वित्तीय सहायता दिया जाएगा और अगर एक आंख और एक पैर की क्षत होती है तो 50% वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। इसके बाद आता है मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नवंबर 2018 में मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना स्थापित करने की मंजूरी प्रदान किया गया। इसके तहत प्रदेश के 10 जिलों के 28 ब्लॉकों में मुख्यमंत्री सुपोषण घर स्थापित किया गया और यह योजना जनवरी 2019 से लेकर मार्च 2020 तक 8 अति पिछड़े जिलों जिसमें सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती के अतिरिक्त कुपोषण की समस्या से जूझ रहे सीतापुर व गोंडा में भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट योजना। अगली योजना देखते हैं तो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा। ठीक है, इंपॉर्टेंट योजना है। 13 अप्रैल 2017 को प्रारंभ किया गया और ये जो है योजना का लक्ष्य क्या है तो राज्य के प्रत्येक जिले को अग्रिम चिकित्सा देखभाल सुविधाएं प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। इस सेवा का आपातकालीन प्रक्रिया प्रणाली सेंटर कहाँ पर लखनऊ में स्थापित है। इसका आपातकालीन सहायता फोन नंबर कितना है 108। ठीक है, 108 इसका जो है क्या है फोन नंबर है, तो याद रखिएगा। अगली योजना आता है उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना। ठीक है, अगली योजना कौन है उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना। योजना का प्रारंभ कब किया गया था तो योजना प्रारंभ किया गया था 2021 में। विशेष बिंदु की बात करेंगे तो इस योजना के अंतर्गत पात्र इकाई को विनिर्माण क्षमता में वृद्धि करने और नवीन औद्योगिक इकाई स्थापित करने हेतु व्यय का 25% अधिकतम 10 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता पूंजी उत्पादन कैपिटल सब्सिडी के रूप में जो है प्रतिपूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन संवर्धन नीति 2021 जारी कब किया गया तो ये स्वीकृति हुई थी 15 मई 2021 को। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था तो नीति का उद्देश्य था ऑक्सीजन उत्पादन के अवसर को बढ़ावा करते हुए उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना इसका मेन उद्देश्य रहा था। विशेष बिंदु की बात करेंगे तो इस नीति को 16 मई 2021 से 6 माह की अवधि के लिए जो है लागू किया गया और इस नीति के तहत जो है 100 करोड़ रुपए तक के निवेश के प्रस्ताव औद्योगिक विकास मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इससे अधिक राशि के प्रस्ताव राज्य कैबिनेट के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाएगा। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे भारत सरकार पंचायती राज विभाग एवं उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अन्य योजनाएं व कार्यक्रम। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य योजनाएं हो गई। अब इसमें हम जो है केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की अन्य योजनाओं की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम केंद्र सरकार की प्रमुख नवीनतम योजनाएं बात करेंगे। उसमें पहला योजना आता है भारत नेट योजना चरण 2। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें हुआ। तो ये इस योजना का प्रारंभ कब हुआ तो इस योजना का प्रारंभ हुआ है 13 नवंबर 2017 को। ठीक है, कब प्रारंभ किया गया 13 नवंबर 2017 को प्रारंभ किया गया था। इसके उद्देश्य से तो दूर दराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवा मुहैया कराने के उद्देश्य से शुरुआत किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा को मार्च 2019 तक उपलब्ध कराना इसका विशेष बिंदु है। दूसरी है संपूर्ण बीमा ग्राम योजना, शुरुआत किया गया 13 अक्टूबर 2017 को ही। ठीक है, सॉरी 13 नवंबर को वो शुरुआत किया गया था भारत नेट योजना, ये 13 अक्टूबर 2017 को शुरुआत किया गया। यह संपूर्ण बीमा ग्राम योजना के तहत देश के प्रत्येक राजस्व जिले में कम से कम एक गांव जो कि न्यूनतम 100 घर हो उस गांव में उसका चयन किया जाएगा तथा चिन्हित संपूर्ण बीमा ग्राम के सभी परिवारों को बीमा की सुविधा देना इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है।
फिर आती है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना की बात करेंगे तो ये कब शुरुआत किया गया, तो 25 सितंबर 2017 को इस योजना का प्रारंभ किया गया। इसके तहत जो है देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी निर्धन परिवारों को निःशुल्क तथा अन्य परिवारों को 500 रुपये भुगतान के साथ जो है एक निश्चित समयावधि में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था। ठीक है। फिर अगली योजना आती है भारतमाला परियोजना। ठीक है, भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास की एक मेगा परियोजना है और यह शुरुआत हुआ है 24 अक्टूबर 2017 को। ठीक है, भारतमाला परियोजना जो कब शुरुआत किया गया, तो 24 अक्टूबर 2017 को। उद्देश्य क्या है इसका, तो आर्थिक विकास द्वारा रोजगार सृजन को गति प्रदान करना। इसके तहत आदिवासियों पिछड़े क्षेत्रों के सहित दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने का विशेष जोर दिया जाएगा। प्रमुख बिंदुओं की बात करेंगे तो इस योजना के तहत जो है गुजरात राज्य से प्रारंभ होगा और राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश होते हुए मणिपुर, मिजोरम में भारत म्यांमार की सीमा तक जो है राजमार्ग बनाया जाएगा भारतमाला परियोजना के तहत। ठीक है। फिर अगली योजना आती है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इंपॉर्टेंट योजना है, शुरुआत हुआ था 2017 में। इसका उद्देश्य क्या है, तो खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना तथा प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ावा देने की दृष्टि से मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकीकरण और विस्तार करना आदि इसका जो है लक्ष्य है। प्रमुख बिंदुओं की अगर हम बात करें तो इस योजना से 20 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इस योजना के तहत जो है 15,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। कृषि उपज के लिए वृद्धि के लिए जो है आनुषंगिक आधुनिक प्रसंस्करण तकनीकों की शुरुआत होगी तथा किसानों की आय में वृद्धि की परिकल्पना किया गया है। ठीक है। अगली योजना आती है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। ठीक है, ये कब शुरुआत किया गया, तो 8 फरवरी 2017 को इस योजना को शुरुआत किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य है मार्च 2019 तक 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट योजना है कुसुम योजना। कुसुम मीन्स किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान चलाया गया, इसको कहते हैं कुसुम योजना शॉर्ट फॉर्म में। वर्ष 2019 में इसको प्रारंभ किया गया। उद्देश्य क्या है, तो इसमें देश में सिंचाई के लिए जो है इस्तेमाल होने वाले सभी पंपों को सोलर एनर्जी आधारित बनाया जाएगा, इसका मेन उद्देश्य ये है। ठीक है, इस योजना के तहत 2022 तक देश में 3 करोड़ पंपों को बिजली की मोटर या डीजल इंजन की जगह सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा, ये उद्देश्य इसका योजना का है। विशेष बिंदु की बात करेंगे तो पहले चरण में इस योजना में डीजल से चलने वाले पंप सेटों को सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। योजना का उद्देश्य होगा भारत में किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा साथ ही गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली की स्थापित क्षमता की हिस्सेदारी को 40% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत 2020 तक कुल जो है 25,750 मेगावाट और सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अगली योजना है वन स्टॉप सेंटर योजना। ठीक है, ये कौन सी मंत्रालय के तहत आता है, वन स्टॉप सेंटर योजना, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और अगर हम बात करेंगे तो उद्देश्य जो है ये महिला सशक्तिकरण, इसका उद्देश्य है महिलाओं को सशक्तिकरण करना। विशेष बिंदुओं में आता है महिलाओं के सशक्तिकरण है तो राष्ट्रीय मिशन की अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत प्रतिपादित किया गया है। यह निर्भया फंड के माध्यम से वित्त पोषित है और केंद्रीय क्षेत्र की ये योजना है। ठीक है, और वन स्टॉप सेंटर योजना की शुरुआत हुआ था, ये 2015 में शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट योजना देखते हैं, वन बंधु कल्याण योजना। ये इसका मंत्रालय की बात करें तो आदिवासी मामलों के मंत्रालय के तहत शुरुआत किया गया है। ठीक है, आदिवासियों के कल्याण संबंधी ये योजना चलाया गया था। विशेष बिंदुओं में देखते हैं तो आदिवासी क्षेत्रों का विकास करना, आदिवासियों को जो है जीविका को सतत साधन उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना आदि जो है वन बंधु कल्याण योजना का उद्देश्य रहा है। और ये योजना 2014 में शुरुआत किया गया था। अगली योजना है सुगम्य भारत अभियान। ठीक है, सुगम्य भारत अभियान ये जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत जो है ये योजना चलाया गया। 2015 में प्रारंभ किया गया था 3 दिसंबर को और उस दिन अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उद्देश्य क्या था, तो दिव्यांग जनों का कल्याण करना इसका मेन उद्देश्य है। दिव्यांग लोगों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावी बनाने के उद्देश्य के लिए जो है सहायता प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो अब देखते हैं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य कुछ विशेष योजनाएं हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं पहला योजना तो वो आता है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ठीक है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की अगर हम बात करेंगे तो इसका प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 1999 से जवाहर ग्राम योजना शुरुआत किया गया। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प बेरोजगार व्यक्तियों के लिए लाभकारी रोजगार अवसरों का जो है सृजन करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, पुरानी योजना है
सितंबर 2001 में जो है इसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में मिला दिया गया। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2001 को किया गया था। इसके बाद अब आता है शहरी आवास हेतु जो है राष्ट्रीय मिशन 2022 तक शुरुआत किया गया था। अगर हम बात करें तो 25 जून 2015 को प्रारंभ किया गया प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि शहरी वाला। और इसमें अगर हम बात करें मिशन क्या है, तो शहरी आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन को 2015 से 2022 के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा। और यह मिशन 2022 तक सभी पात्र परिवार अथवा लाभार्थियों के आवास प्रदान करने के लिए राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वयन उपकरणों को केंद्रीय सहायता प्रदान करेगा। क्रियान्वयन मंत्रालय कौन होगा, तो आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय होगा। अगली योजना आती है सुकन्या समृद्धि योजना। यह शुरुआत हुआ 22 जनवरी 2015 को। कहाँ से, तो पानीपत के हरियाणा से जो है शुरुआत किया गया था। उद्देश्य क्या है, तो इसमें अगर हम बात करें तो जन्म के समय या 10 वर्ष की आयु तक की बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि खाता किसी भी डाकघर अथवा अधिकृत बैंक शाखा में जो है खुलवाया जाता है। विशेष बिंदुओं की बात करेंगे तो यह जो है योजना माता पिता को उनकी बेटी के भविष्य की शिक्षा और शादी के खर्च के लिए एक फंड बनाने के लिए जो है प्रोत्साहित करती है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो है खाता खोलने की न्यूनतम राशि जो है वो 250 रुपये है। अगली योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA जिसको कहते हैं। तो इसके अगर हम बात करेंगे तो इसका प्रारंभ कब किया गया था, तो NFSM को प्रारंभ किया गया था 10 दिसंबर 2013 को अधिसूचित किया गया। और इस योजना के अंतर्गत चिन्हित प्राथमिकता वाले परिवारों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रतिमाह वितरित किया जाता है। योजना के अंतर्गत प्रतिमाह प्रति व्यक्ति जो है 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें चावल 3 रुपये प्रति किलो, गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलो की दर से प्रदान किया जाता है। यह अधिनियम 75% ग्रामीण आबादी तथा 50% शहरी आबादी के साथ देश की कुल आबादी का 2/3 हिस्सा कवर करता है। अगली योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ठीक है, ये 15 अगस्त 2008 को शुरुआत किया गया था। और इसके तहत जो है 2 पूर्ववर्ती योजना जो थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना व प्रधान ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, इन दोनों योजनाओं का जो है समायोजन किया गया है। ठीक है, इस योजना का कार्यान्वयन KVIC एक्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो स्वरोजगार से जुड़े नए उपक्रम, सूक्ष्म उद्यम परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो है रोजगार में अवसर उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य है। अगली योजना आती है ग्रामीण प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, यह शुरुआत हुआ 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। और इसके तहत जो है 18 से 50 वर्ष की उम्र के लोग जो है अपनी बीमा करा सकते हैं। इस योजना के तहत किसी भी कारण बस जो है सदस्य की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत पॉलिसी धारक को हर साल 436 रुपये का प्रीमियम जमा करना होता है, जो हर साल मई के महीने में ग्राहक के बचत खाते से ऑटो डेबिट कर दिया जाता है, यानी ऑटो कट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद केंद्र सरकार की कुछ कृषि योजनाएं हैं। उसमें पहला आता है नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम। ठीक है, इसकी अगर हम बात करेंगे शॉर्ट फॉर्म में इसको NMOOP कहते हैं। यह भी याद रखिएगा, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। शुरुआत कब किया गया ये योजना, तो 2014 में शुरुआत किया गया है। योजना का प्रमुख उद्देश्य है एग्रो क्लाइमेटिक जोन के आधार पर कार्य योजना तैयार करके तिलहन उत्पादन एवं उत्पादकता में अधिक से अधिक वृद्धि कर तिलहन उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाना इसका मेन उद्देश्य है। अगली योजना है नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी NMAET, इसका जो है फुल फॉर्म बनता है। और ये प्रारंभ हुआ था 2014 में। इसमें किसानों को उपयुक्त प्रौद्योगिकी और बेहतर कृषि पद्धतियों के वितरण तथा उनके कृषि क्षेत्र में सक्षम करने के लिए कृषि विस्तार का पुनर्गठन और कृषि क्षेत्र को मजबूत करना आदि आता है। ठीक है, अगली योजना है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी NMSA। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की शुरुआत 2014 में किया गया। इसका उद्देश्य है पूर्व में स्थापित मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण, नवीन प्रयोगशालाओं की स्थापना व जैविक ग्राम जैव की स्थापना, पोर्टेबल मृदा परीक्षण किट का वितरण तथा मृदा नवीनों के विश्लेषण एवं इनके परिणामों के आधार पर कृषि क्षेत्र का मानचित्रीकरण करना होता है। विशेष बिंदु में देखेंगे तो इस योजना का उद्देश्य रसायन एवं पेस्टिसाइड मुक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन करना तथा कृषकों के आर्थिक स्तर में सुधार लाना इसका मेन उद्देश्य है। अगली योजना आती है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM जिसको कहते हैं। यह शुरुआत किया गया था 2007 में। ठीक है, और इस मिशन का उद्देश्य क्या था, तो देश में खाद्य सुरक्षा के दृष्टिगत जो है क्षेत्रफल तथा उत्पादकता वृद्धि को टिकाऊ बनाते हुए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, भूमि की उर्वरता तथा खाद्य उत्पादकता बढ़ाना तथा कृषि प्रक्षेत्रों के स्तर पर लाभकारी प्रदर्शन स्थापित करना होता है। नेक्स्ट योजना है नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम NCIP। इसकी शुरुआत हुई थी 2013 में।
उद्देश्य क्या है तो प्रतिकूल मौसमी स्थिति में फसल की बुआई न कर पाने, प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों से फसल नष्ट होने से कृषकों को भी बीमा कवर के रूप में सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों से फसल नष्ट होने के आधार पर कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता इस प्रोग्राम के तहत दिया जाता है। अगली योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसकी शुरुआत 2007 में किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं संबद्ध संवर्गीय क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधन के आधार पर विकास की योजनाएं तैयार करके महत्वपूर्ण फसलों की उत्पादन क्षमता एवं उसकी वास्तविक उपज के अंतर को कम करके किसानों की आय में वृद्धि करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, इसके विशेष बिंदुओं में अगर हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत हरित क्रांति योजना, एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम तथा त्वरित चारा विकास कार्यक्रम जैसी योजनाएं जो है चलाई जा रही हैं। ठीक है, अगली योजना की बात करेंगे तो मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना है। प्रारंभ हुआ था 2019 में। इसका उद्देश्य था क्षारीय एवं ऊसर भूमि है उनको सुधार कर पुनः खेती योग्य बनाने तथा मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करके भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाकर कृषि उत्पादन में वृद्धि करना इसका मेन उद्देश्य रहा था। अगली योजना की बात करेंगे तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, जो कि 1995 में 15 अगस्त को शुरुआत किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था तो चयनित परिवारों के 65 वर्ष से अधिक वृद्धों को पेंशन प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, और गरीबी रेखा में शामिल परिवारों के सदस्यों की सामान्य तथा दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु पर आर्थिक सहायता प्रदान करना, चयनित परिवारों की गर्भवती महिलाओं जिनमें 2 जीवित बच्चे तक हों उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना आदि इसका लक्ष्य था। नेक्स्ट योजना है केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। 1986 में शुरुआत किया गया था। इसमें ये याद रखिएगा, इसमें क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का जीवन गुणात्मक सुधार लाना और महिलाओं को समुचित स्थान देना इसका उद्देश्य था। ये दोनों याद रखिएगा, इसमें इतने ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे तो ये गरीबी आधारित कार्यक्रम न रहकर एक मांग आधारित कार्यक्रम हो गया। ठीक है, इसके तहत अगर हम बात करें तो संपूर्ण स्वच्छता अभियान के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने पूर्णतः स्वच्छ और खुले में मल त्याग विहीन ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार की योजना भी शुरू की है। अगली योजना देखते हैं तो स्वजल धारा मिशन, स्वजल धारा कार्यक्रम है। ये दिसंबर 2002 में शुरुआत किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या था तो ग्राम वासियों को कुआं, बावड़ी बनाने व हैंडपंप लगाने की सुविधा प्रदान किया जाता है इस योजना के तहत। विशेष बिंदुओं में देखेंगे तो इस योजना के तहत गाँव वालों को लागत का 10% वहन करना पड़ता है। अगली योजना है राजीव गांधी आवास योजना। राजीव आवास योजना ये 2011 में प्रारंभ किया गया था। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्लम की समस्या से उचित ढंग से निपटना और देश को स्लम मुक्त बनाना इस योजना का मेन उद्देश्य रहा था। नेक्स्ट योजना है इंदिरा आवास योजना। प्रारंभ हुआ था 1985-86 में। ये याद रखिएगा, इसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं बंधुआ मजदूरी करने से मुक्त हुए परिवारों को मुफ्त आवास उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य रहा था। बस ये याद रखना। ठीक है, अगली योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसकी अगर हम बात करेंगे तो शुरुआत हुआ है फरवरी 2019 में। 18 से 40 वर्ष पात्रता है। योजना से संबंधित जानकारी की बात करेंगे तो केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से उन सभी असंगठित क्षेत्र में कामगारों को पेंशन प्रदान किया जाएगा जिनकी मासिक आय ₹15,000 या इससे फिर कम हो। पीएम श्रम योगी मानधन योजना का लाभ असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक जैसे कि ड्राइवर हो गए, रिक्शा चालक हैं, मोची हैं, दर्जी हैं, मजदूर हैं, घरों में काम करने वाले हैं, भट्ठा कर्मकार हैं आदि द्वारा के प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपये की पेंशन धनराशि देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना है तथा इस योजना के जरिए मिलने वाली राशि के द्वारा लाभार्थी बुढ़ापे में अपना जीवन यापन कर सकें तथा अपनी आर्थिक जरूरतों को जो है पूरा कर सकें। ठीक है, अगली योजना है बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा का स्कीम। शुरुआत कब किया था? दिसंबर 2003 में शुरुआत किया गया था। इसके लिए पात्रता क्या है तो भारत का नागरिक हो, बुनकर अपनी आय का कम से कम 50% हथकरघा बुनाई से अर्जित करता हो और सभी बुनकर चाहे वह पुरुष हो या महिला स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल होने के पात्र हों। इसमें लाभार्थी को 15,000 रुपये के पैकेज के रूप में लाभ उठाएंगे जिनमें पहले से मौजूद बीमारियां और नई बीमारियां दोनों शामिल हैं। शर्तों के अनुसार राष्ट्र के सम्मतिकरण के संदर्भ में विभाजन जो है प्रसूति प्रसुविधा पहले 2 बच्चों के लिए 2500 रुपये, नेत्र उपचार के लिए 75 रुपये और इसके अलावा ऐनक के लिए 250/7 रुपये और आवासीय अस्पताल में भर्ती 4,000 रुपये, आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक शुल्क 4,000 रुपये, अस्पताल में भर्ती एवं पश्चात सहित 15,000 रुपये, शिशु कवरेज के लिए 5,000 रुपये और बाह्य रोगी विभाग एवं प्रति बीमारी सीमा 7,500 रुपये जो है प्रावधानित है। अगली योजना है वन स्टॉप सेंटर योजना। 1 अप्रैल 2015 को शुरुआत किया गया था।
लोकप्रिय रूप से सखी के रूप में जानी जाने वाली इस केंद्र प्रायोजित योजना को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने तैयार किया है। यह इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के लिए अम्ब्रेला योजना की एक उप योजना है। इस योजना के तहत पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक स्थान पर एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, लक्षित समूह की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आता है हिंसा, जाति और वर्ग, धर्म, क्षेत्र, यौन अभिविन्यास या वैवाहिक स्थिति से प्रभावित 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों सहित सभी महिलाओं का समर्थन करेगा। केंद्र को निम्नलिखित सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए महिला हेल्पलाइन के साथ जो है एकीकृत किया जाता है। इसमें आपातकालीन प्रक्रिया और बचाव सेवाएं हो गई, चिकित्सा सहायता, प्राथमिकी FIR दर्ज करने में महिलाओं को सहायता, मनोवैज्ञानिक सामाजिक समर्थन और परामर्श, कानूनी सहायता और परामर्श आदि जो है इसमें चीज़ें की जाती हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। शुरुआत कब किया गया? तो 1 मई 2016 को शुरुआत किया गया। ठीक है, ये भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भारत सरकार LPG कनेक्शन उपलब्ध कराती है। LPG कनेक्शन केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित महिलाओं को दिया जाता है। ठीक है, यह योजना के अंतर्गत भारत सरकार अगले 3 साल में 5 करोड़ BPL परिवारों को मुफ्त में LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया, जिनमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लगभग 1.5 करोड़ BPL परिवारों को LPG कनेक्शन मुक्त कराने का लक्ष्य निर्धारित की रखा गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था पूरे भारत में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना, जो कि मुफ्त और LPG कनेक्शन वितरित करके पूरा किया जा सकता है। योजना को लागू करने का उद्देश्य ये भी है कि इस योजना के सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं की स्वास्थ्य की सुरक्षा भी दी जा सकती है। वर्तमान में उपयोग में आने वाले अशुद्ध जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना और शुद्ध ईंधन के उपयोग को बढ़ाकर प्रदूषण में कमी लाना भी योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। ठीक है, तो ये सभी इस योजना के उद्देश्य रही थी। अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से किया था। ठीक है, यह योजना पूरे जीवन काल में शिशु लिंग अनुपात में कमी रोकने में मदद करती है और यह महिलाओं को सशक्तिकरण से जुड़ने के जैसे मुद्दों का समाधान होता है। यह योजना 3 मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, अर्थात महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य पर्यावरण कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, तो ये तीनों योजना जो है 3 मंत्रालय के तहत ये योजना चलाई जा रही है। इस योजना के मुख्य घटकों में शामिल है प्रथम चरण में PC तथा PNDT एक्ट को लागू करना, राष्ट्रव्यापी जागरूकता और प्रचार अभियान चलाना तथा चुने गए 100 जिलों जहां शिशु लिंगानुपात कम है वहां विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कार्य करना, बुनियादी स्तरों पर लोगों का प्रशिक्षण देकर संवेदनशील और जागरूक बनाकर तथा सामुदायिक एकजुटता के माध्यम से उनकी सोच को बदलने में जोर दिया जा रहा है। ठीक है, निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना जुलाई 2005 में शुरुआत किया गया था। उद्देश्य क्या था? तो मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना इस योजना का मेन उद्देश्य है। इसके अलावा निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना, ये सितंबर 2005 में शुरुआत किया गया था। कक्षा 1 से 5 तक के सभी ग्रामीण व नगरीय मलिन बस्तियों की छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराकर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लड़कियों की शिक्षा का स्तर उच्च करने के लिए जो है उद्देश्य से निःशुल्क स्कूल ड्रेस योजना शुरुआत किया गया था। बालिका श्री योजना, इसका प्रारंभ वर्ष 2006 में किया गया था। उद्देश्य क्या था? तो अनुसूचित जाति की बालिकाओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य इसको रहे थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट योजना की बात करेंगे तो यूनिफॉर्म बाईसाइकिल अनुदान योजना, ये शुरुआत किया था 2003-04 में। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के कक्षा 6 से 12 तक की उन गरीब छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म और बाईसाइकिल का वितरण जो शिक्षा विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति विद्यालय में नहीं पढ़ती हैं, उनके लिए शुरुआत किया गया था। ठीक है, अगली योजना है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना और इसकी शुरुआत अगस्त 2004 में किया गया था। उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बालकों के, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना आदि इसका उद्देश्य है। अगली योजना है अस्वच्छ पेशा छात्रवृत्ति योजना, ये 2008 में शुरुआत किया गया था। यह योजना के अंतर्गत अस्वच्छ पेशे में लगे बस्तियों के बच्चों को कक्षा 1 से कक्षा 10 तक की छात्रवृत्ति तथा तदर्थ वार्षिक अनुदान प्रदान किया जाता है। अगली योजना है मौलाना मोहम्मद अली जौहर छात्रवृत्ति योजना, 2005 में शुरुआत किया गया था। यह योजना पिछड़े वर्ग के छात्रों को नियमित छात्रवृत्तियां प्रदान करने के उद्देश्य से शुरुआत किया गया। अगली योजना है लोहिया ग्रामीण आवास योजना। ठीक है, यह शुरुआत हुआ था 24 मार्च 2013 को। कमजोर आय वर्गों के लोगों को परिवार को मकान उपलब्ध करवाना
अगली योजना है ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम। 1972-73 में शुरुआत किया गया। उद्देश्य था राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता देकर ग्रामीण लोगों को स्वच्छ तथा पर्याप्त पेयजल सुविधाएं प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट योजना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1999 को। यह योजना गांव में रहने वाले गरीबों हेतु स्वरोजगार के लिए है। अगली है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। शुरुआत हुई 25 सितंबर 2001 को। इस योजना का उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त सुनिश्चित अवसर उपलब्ध कराने के साथ साथ खाद्यान्न उपलब्ध कराना। फिर आता है विधवा पेंशन योजना। शुरुआत हुआ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2015 में और इसमें विधवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है। 18 से 60 वर्ष की विधवा इसमें पात्र हैं। 500 रुपये मासिक इसमें प्रदान किया जाता है। फिर आता है उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना। 1994 में शुरुआत किया गया। 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। 800 रुपये मासिक इसमें दिए जाते हैं। ठीक है। फिर इसके अंतर्गत आता है उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना। ये 2016 में शुरुआत किया गया। 40 वर्ष से अधिक विकलांग व्यक्ति 500 रुपये मासिक प्रदान किया जाता है। अब इसके बाद भारत सरकार की कुछ योजनाएं हैं, उनको हम देख लेते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरुआत किया गया 1952 में। ठीक है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में शुरुआत किया गया। राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना 1965 में। मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78 में शुरुआत किया गया। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना 1979 में शुरुआत किया गया ICAR के द्वारा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993। रोजगार आश्वासन योजना 1993। वाटर शेड विकास कार्यक्रम 1994-95। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में शुरुआत किया गया। फिर इसके बाद जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इसके बारे में बात हो चुकी है 1999 में। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में। ठीक है। खाद्यान्न बैंक योजना 2001-2002 में। फिर इसके बाद पूरा योजना आया 2003 में। ठीक है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004 में शुरुआत किया गया। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1991 में। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2005 में शुरुआत किया गया। फिर इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम 2005 में आया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अगस्त 2007 में। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जून 2011 में शुरुआत किया गया। ठीक है। फिर इसमें आता है कि भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं कार्यक्रम एक दृष्टि में इसमें देख लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, प्रत्यक्ष हस्तांतरण योजना 1 जनवरी 2013 से पहले चरण की शुरुआत हुआ, जो कि सरकारी योजनाओं पर देश सब्सिडी का सीधे ही लाभार्थी खाते में ट्रांसफर करने की शुरुआत किया गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरुआत किया गया। सभी परिवारों को बैंक खातों तक पहुंच बनाया गया। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को शुरुआत किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात हो चुकी है। 2 अक्टूबर 2014 तक शुरुआत किया गया। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरुआत किया गया। प्रत्येक सांसद द्वारा इसमें 2016 तक एक तथा बाद में 2019 तक 2 अन्य गांव का विकास करना लक्ष्य था। दीनदयाल श्रमेव जयते योजना ये 16 अक्टूबर 2014 को शुरुआत किया गया। फास्ट टैग की शुरुआत हुई अक्टूबर 2014 में। ठीक है। पहल की बात करेंगे तो यह शुरुआत हुआ 1 जनवरी 2015 से। राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू किया गया। LPG सब्सिडी का सीधे ही लाभार्थी खाते में हस्तांतरण किया गया। फिर हृदय योजना, हृदय हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आगमेंट योजना आया। 21 जनवरी 2015 को शुरुआत किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को किया गया। इसमें छोटे कारोबारियों को शिशु ऋण, किशोर ऋण तथा तरुण ऋण योजना के तहत 10 लाख तक के ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। उजाला योजना है। उजाला योजना 1 मई 2015 को शुरुआत किया गया। इसमें क्या था, LED बल्बों का रियायती मूल्य पर वितरण किया गया। अटल पेंशन योजना है 9 मई 2015 को। इसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन सुविधा प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को ही आया। इसमें 2 लाख का जीवन बीमा कवर दिया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को ही ये तीनों योजनाएं आई थी और इसमें 18 से 70 आयु के वर्ग के लिए साधारण बीमा दुर्घटना 2 लाख तक का प्रदान किया गया। इसके बाद स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015 को आया। ठीक है। अमृत यानी कि अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 25 जून 2015 को शुरुआत किया गया। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को शुरुआत किया गया। इसमें कौशल युवाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल स्किल विकसित करना इसका लक्ष्य था। इंद्रधनुष कार्यक्रम अगस्त 2015 में शुरुआत किया गया। इसके बारे में बातें हो चुकी हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो ये इंद्रधनुष जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की शुद्धता के लिए 7 सूत्रीय मिशन शुरुआत किया गया था। ठीक है। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को शुरुआत किया गया। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 5 नवंबर 2015 को। स्वर्ण बुलियन योजना 5 नवंबर 2015 को। उदय यानी उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना 5 नवंबर 2015 को शुरुआत किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल अर्बन मिशन 16 फरवरी 2016 को शुरुआत किया गया। ठीक है। सेतु भारतम कार्यक्रम ये योजना 4 मार्च 2016 को शुरुआत किया गया। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को शुरुआत हुआ। ग्रामोदय से भारत उदय 14 से 24 अप्रैल 2016 को शुरुआत किया गया।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में बात हो चुकी है, 1 मई 2016 को शुरुआत हुआ। नमामि गंगे योजना जून 2014 में शुरुआत हुआ। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को शुरुआत किया गया, इसके बारे में भी बात हो चुकी है। अब कुछ भारत में विकास रोजगार कार्यक्रम एक दृष्टि में देखते हैं। जैसे कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ, तो 1951 में हुआ। ठीक है, हरित क्रांति कब आई, 1966-67 में आई। बहुफसली कार्यक्रम 1966-67 में चला गया। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ये 1969 में आया। त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम ये 1972-73 में आया, पीने के पानी की उपलब्ध कराने के लिए। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम आया 1973 में। ठीक है, ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय संस्थान ये 1977 में आया। अंत्योदय योजना की शुरुआत 1977-78 में हुई। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण देने के लिए ट्राइसम योजना 1979 में शुरुआत किया गया। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी IRDP के 1980 में शुरुआत हुआ। ठीक है, इसके तहत फिर आता है इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ये 1980 में शुरुआत हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम चला गया, ड्वाकरा जिसको कहते हैं, 1982 में। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो चला गया 1983 में, इसके तहत। इसके बाद फिर आता है व्यापक फसल योजना, व्यापक फसल बीमा योजना 1985 में शुरुआत हुआ। ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम 1972-73 में शुरुआत हुआ। जवाहर रोजगार योजना की कार्यक्रम शुरुआत 1989 में हुई। कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना ये शुरुआत हुआ 1990 में। ठीक है, 10,000 तक का इसमें बैंक ऋण माफ करना उद्देश्य रहा था। शहरी सूक्ष्म उद्यम स्कीम यह आया 1990 में। सांसदों के लिए स्थानीय विकास योजना 1993 में शुरुआत हुआ। महिला समृद्धि योजना की बात करेंगे तो 1993। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी 1993। ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक जीवन बीमा योजना 1995-96। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना 1997 में शुरुआत किया गया। फिर इसके बाद गंगा कल्याण योजना 1997-98 में शुरुआत हुआ। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये 1999 में शुरुआत किया गया, गरीबी उन्मूलन और स्वरोजगार के लिए सृजन के लिए। अन्नपूर्णा योजना 2000 में शुरुआत किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में शुरुआत किया गया। जन श्री बीमा योजना 2000 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में। ठीक है, महिला स्वयं सिद्धि योजना 2001 में शुरुआत हुआ। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना ये 2002 में शुरुआत हुआ। अम्बेडकर वाल्मीकि मलिन बस्ती आवास योजना 2001 में शुरुआत हुआ। जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना 2002 में शुरुआत हुआ। शिक्षा सहयोग योजना 2001-2002 में। ग्रामीण अन्न भंडारण योजना 2002 में। ठीक है, निर्मल भारत अभियान योजना 2002 में शुरुआत हुआ। इसके बाद विकलांगों हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना चलाया गया 2002 में। हरियाली योजना की शुरुआत हुई 2003 में। ठीक है, जननी सुरक्षा कार्यक्रम ये शुरुआत किया 2005 में। पशुधन बीमा योजना 2006 में शुरुआत किया गया। आम आदमी बीमा योजना ये 2007 में शुरुआत हुआ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2007 में शुरुआत हुआ। राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना 2007 में। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ये 2008 में शुरुआत किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार यानी मनरेगा जिसको कहते हैं गारंटी अधिनियम आया 2009 में। ठीक है, इसमें क्या था, कम से कम 100 दिनों का अकुशल जो है रोजगार उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना 2009 में। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना जिसको सबला कहते हैं 2011 में। साक्षर भारत मिशन ये 2009 में शुरुआत किया गया। भारत सरकार की प्रमुख महिलाओं से संबंधित प्रशिक्षण योजनाएं। मंत्रालय की बात करें तो मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रौढ़ विभाग प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आता है। कौन कौन सी योजना है, तो प्रौढ़ शिक्षा प्रशिक्षण, महिला साक्षरता हो गया, बालवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण हो गया, और बाल सेविका कार्यकर्ता प्रशिक्षण है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण है, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम सहयोगार्थ है। ठीक है, इसके अलावा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में महिला विकास निगमों की स्थापना, महिलाओं के लिए जो है रोजगार आय उत्पादक प्रशिक्षण व रोजगार उत्पादन की इकाई की स्थापना के लिए स्वावलंबन योजना, कठिन हालात में रह रही महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र प्रशासन केंद्रों की स्थापना संबंधी सुधार योजना, प्रौढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा व व्यावसायिक प्रशिक्षण संबंधी संक्षिप्त पाठ्यक्रम, सामाजिक आर्थिक पाठ्यक्रम, ग्रामीण व गरीब महिला में जागृति संबंधी कार्यक्रम आदि। ठीक है, इसके अलावा अब इसमें देखते हैं तो श्रम मंत्रालय के अंतर्गत देखा जाएगा तो व्यावसायिक प्रशिक्षण आधारभूत और एडवांस स्किल स्कूल इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग कोर्स चलाए गए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के विस्तृत रूप से हम देख ही चुके हैं। इसमें अगर देखें तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण, महिला स्वास्थ्य का सहायता प्रशिक्षण और दायी प्रशिक्षण आदि जो है कार्यक्रम चलाया जाता है। उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत योजना तो लघु उद्योग में टेक्निकल ट्रेडर्स प्रशिक्षण, लघु उद्यमी और सुपरवाइजरी कार्मिक के लिए औद्योगिक प्रबंधन का प्रशिक्षण, महिलाओं के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम, ग्रामीण उद्योगों की महिला संबंधी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण आदि चलाया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार अन्य प्रमुख योजनाएं की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के द्वारा छत्रपति साहू जी छात्रवृत्ति योजना लाया गया और किशोरी शक्ति योजना की शुरुआत किया गया। ठीक है, इसमें क्या था, किशोरियों को प्रजनन
स्वास्थ्य समस्या अधिकारों के प्रति जागरूक करना, रोजगार के अवसर प्रदान करना। फिर इसके बाद वंदे मातरम योजना आई 2004 में, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने के लिए। बालिका समृद्धि योजना आई 1997 में, इसमें गरीब रेखा से नीचे परिवारों में जन्म लेने वाली अधिकतम 2 बालिकाओं को 500 रुपये दिया जाता है। फिर आया स्वावलंबन नोराड योजना, इसको कहते हैं 1996 में, ठीक है। इसके बाद स्वधार योजना 2000, 2001, 2002 में। इसमें अगली योजना आई उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। इसमें क्या था, 51,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है, सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना, इसमें क्या था, किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों को धन और सामाजिक सुरक्षा संबंधी सहायता प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना 2017 की शुरुआत। कृषि लोन को माफ करने हेतु कर्ज माफी योजना। भाग्य लक्ष्मी योजना की बात करें तो नवजात शिशु को माँ को 50,000 रुपये का बॉन्ड मिलेगा और 5100 को नकद मिलेंगे, जो कि उसके बैंक खाते में जमा कराए जाएंगे। फिर मुफ्त लैपटॉप योजना, राज्य सरकार द्वारा जो है 12वीं पास के छात्रों को जो है उच्च विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो उन्हें मुफ्त लैपटॉप योजना को जो है उपलब्ध कराया जाएगा। फिर आया अन्नपूर्णा भोजनालय योजना, ठीक है। इसमें कमजोर वर्ग के लोगों को, गरीब मजदूरों को इस योजना के तहत नाश्ता, दोपहर और रात का भोजन कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा। सुगम संयोजन योजना, बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त बिजली कनेक्शन के लिए। शगुन योजना, नवविवाहित जोड़े के लिए स्वास्थ्य की सुविधा के लिए। प्रभु रसोई योजना, गरीबी और जरूरतमंद के लिए। इसके अलावा देवी अहिल्याबाई योजना 2017 में, ये अगर बात करें तो लड़कियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा के लिए। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना, इसमें अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की आर्थिक सहायता के लिए। सचल पालना गृह योजना, मजदूरों की बच्चों की देखभाल के लिए, ठीक है। तो ये सभी योजनाएं जो हैं इस तरीके से लाई गई। अब इसके बाद इसमें एक जनपद एक उत्पाद योजना की बात करते हैं। इसमें तो कुछ योजनाएं हैं जिनको देख लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। आगरा में अगर हम बात करेंगे तो इसमें आगरा में चमड़ा उत्पाद के लिए जो है जाना जाता है। अमरोहा वाद्य यंत्र यानी ढोलक के लिए। अलीगढ़ में ताले हार्डवेयर के लिए। और औरैया दूध प्रसंस्करण यानी कि देसी घी के लिए। आजमगढ़ काली मिट्टी की कलाकृतियों के लिए। अम्बेडकर नगर में वस्त्र उत्पाद। अयोध्या गुण के लिए। अमेठी में मूंज उत्पाद के लिए। बंदायूं जरी जरदोजी। बागपत होम फर्निशिंग। बहराइच गेहूं डंठल उत्पाद के लिए। बरेली जरी जरदोजी के लिए। बलिया बिंदी उत्पाद। बस्ती काष्ठ कला। बलरामपुर खाद्य प्रसंस्करण दाल के लिए। भदोही कालीन दरी बांदा सजर पत्थर शिल्प, ठीक है। हापुड़ होम फर्निशिंग के लिए। हरदोई हैंडलूम के लिए। हाथरस हिंग के लिए। हमीरपुर जूते और जालौन में हस्त निर्मित कागज कला बनाई जाती है। जौनपुर में ऊनी कालीन या दरी बनाई जाती है। झांसी में सॉफ्ट टॉयज। कौशाम्बी में केला खाद्य प्रसंस्करण। कन्नौज का इत्र। कुशीनगर में केला फाइबर उत्पाद। कानपुर देहात में एल्युमिनियम बर्तन। कानपुर नगर में चमड़ा उत्पाद। काशीगंज में जरी जरदोजी। लखीमपुर खीरी के जनजातीय शिल्प। ललितपुर में जरी सिल्क साड़ी आदि चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके बाद भदोही के बाद यहाँ पे हो गया बांदा। बांदा में सदर पत्थर शिल्प हो गया। बिजनौर में काष्ठ कला, ठीक है। बाराबंकी में अगर हम बात करेंगे तो वस्त्र उत्पाद। बुलंदशहर सिरेमिक उत्पाद। चंदौली जरी जरदोजी और चित्रकूट लकड़ी के खिलौने के लिए। देवरिया सजावट के सामान के लिए प्रसिद्ध। इटावा में वस्त्र उद्योग उत्पाद और जो है घुंघरू घंटी व पीतल के उत्पाद एटा में। फर्रुखाबाद में वस्त्र छपाई। फतेहपुर में आयरन फैब्रिकेशन वर्क। फिरोजाबाद में कांच के उत्पाद। गौतम बुद्ध में रेडीमेड गारमेंट। गाजीपुर में जूट वाल हैंगिंग। गाजियाबाद में अभियांत्रिकी सामग्री। गोंडा में खाद्य प्रसंस्करण दाल। गोरखपुर में टेराकोटा, ठीक है। यहाँ पे ललितपुर में जरी सिल्क साड़ी। लखनऊ में चिकनकारी व जरी जरदोजी उत्पाद। महाराजगंज में फर्नीचर। मेरठ में खेल की सामग्री। महोबा में गौरा पत्थर शिल्प। मिर्जापुर में कालीन। मैनपुरी में तारकसी कला और मुरादाबाद में धातु शिल्प। मथुरा में सैनिटरी फिटिंग। मुजफ्फरनगर में गुण उत्पाद। मऊ में वस्त्र उत्पाद। पीलीभीत में बांसुरी, ठीक है। प्रतापगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण आंवला के लिए। और प्रयागराज में मूंज उत्पाद। बरेली रायबरेली में काष्ठ कला, ठीक है। अब इसके साथ ही इसमें अगर हम बात करेंगे तो श्रावस्ती जनजातीय शिल्प के लिए जाना जाता है। संभल हस्तशिल्प के लिए और उसमें हार्न बोन, ठीक है। सिद्धार्थनगर में खाद्य प्रसंस्करण काला नमक चावल के लिए फेमस। सीतापुर में दरी। वाराणसी में रेशम बनारसी साड़ी। उन्नाव में जरी जरदोजी। सुल्तानपुर में मूंज उत्पाद। सोनभद्र में कालीन। सहारनपुर में नक्काशी लकड़ी पर और शामली में लौह कला। शाहजहांपुर में जरी जरदोजी। संत कबीरनगर में ब्रासवेयर। रामपुर में पैंच वर्क के साथ एप्लिक वर्क और जरी पैच वर्क। रायबरेली में काष्ठ कला। प्रयागराज में मूंज उत्पाद। प्रतापगढ़ में कांवला। तो ये सभी उत्पाद जो है ODOP कार्यक्रम के उद्देश्य के तहत जो इसमें विशिष्ट शिल्पकला और उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा।
और इसका हम पूरा इस बुक का जो है पूरा एक साथ एक वीडियो में हम पूरा संकलित करके उसको भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो उसको भी देखिएगा। चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।